बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और नई एनर्जी के साथ सुनो पाकिस्तान में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद और मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे और मुस्कुराहटों से भरा दिन गुजार रहे होंगे। और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक और जनाब मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ हमें देखा सुना जा रहा है, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इंसान की देखा जाए तो सबसे बड़ी ताकत उसका मुस्बत रवैया और मेहनत होती है, और जब इन दोनों का मिलाप हो तो हर ख्वाब हकीकत बन जाता है। बिल्कुल उज़ैर, और इसी मस्बत सोच के साथ बात करते हैं आज के दिन की आलमी अहमियत की। तो आज 12 अगस्त है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन रखा गया है, जिसका बुनियादी मकसद दुनिया भर के नौजवानों की तामीरी सलाहियतों को उजागर करना, उनके यकसा ख्वाबों और उम्मीदों की हौसला अफजाई करना। लेकिन तल्ख हकीकत ये भी है कि दुनिया का हर चौथा नौजवान गुर्बत का शिकार है और हर पांचवा रोजगार से महरूम है। बिल्कुल जन्नत, और पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो ये दुनिया का छठा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, जहाँ का असल असासा यूथ है, लेकिन तकरीबन 40% नौजवान तालीम के बुनियादी निज़ाम से महरूम हैं और उन्हें भी बेरोज़गारी और बुनियादी सहूलियात की कमी जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना है। अपने इस कीमती सरमाए को बेहतर तालीम, सेहत और रोज़गार फराहम करना ही वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, ताकि वो अपनी भरपूर सलाहियतों को बुरोकार लाकर पाकिस्तान की तरक्की में मौसर किरदार अदा कर सकें। अच्छा उज़ैर, हमने आज की दिन की तो बात कर ली है, लेकिन एक खास दिन बस एक और रोज की दूरी पर है। बहुत एक्साइटेड है, पूरा पाकिस्तान एक्साइटेड है। वो है कि यौम आज़ादी जो है वो नज़दीक है। मुल्क भर में 79वां यौम आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। तो हर तरफ हुब्बुल वतनी का एक शानदार और जज्बाती मंजर देखने को मिल रहा है। शहर शहर, गली गली और बाज़ारों में सब हिलाली परचमों, झंडियों, बैजेस के स्टॉल सज चुके हैं, जहां शहरियों का बेपनाह हुजूम दिखाई दे रहा है। और सरकारी निजी इमारतों, शाहराहों और घरों की बात करें तो बरकी कुमकुमों और सब्ज़ो सफ़ेद रंगों से बड़े दिलकश अंदाज में सजाया जा रहा है। बिलखुसूस बच्चों और नौजवानों में आज़ादी का जोशो जज्बा इतनी है। हम सब बहैसियत कौम अपने मोहसिनों और शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं और इस अज़्म का अयादा करते हैं कि हम सब मिलकर अपने इस प्यारे वतन को अमन, तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। और ISPR ने यौम आज़ादी की मुनासबत से बराहवी ज़ुबान में एक और इंतहाई दिलकश और ज़बरदस्त गाना रिलीज़ कर दिया है। मारूफ गुलकार अख्तर चनाल ने अपने मखसूस मशहूर कुन अंदाज में इस नगमे को गाकर सहरंगेज समा कायम किया है। नगमे में बलोच अवाम का पाकिस्तान से बेपनाह इश्क, सच्ची मोहब्बत और ताल्लुक वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। ये खूबसूरत नगमा यौम आज़ादी के मौके पर वतनी मोहब्बत, इत्तेहाद और कौम के जज्बा इत्तेहाद का ज़बरदस्त अक्कास है। उज़ैर, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं, इतनी ज़बानें बोली जाती हैं, कल्चर है। और जैसा कि आपने गाना सुना जिस ज़बान में था, बड़ी खूबसूरत ज़बान है और यकीनन सब बहुत एक्साइटेड है। हम बहुत एक्साइटेड हैं उस दिन के लिए। और अगर हम अपने बचपन की बात करें तो अपने घरों को सजाना, झंडे खरीदना, बैजेस लगाना एक फेस्टिवल है हमारे लिए। ये तो है, इसको हम डिस्कस भी करते हैं, लेकिन ये जो खास तौर पर ये नगमा बड़ा ज़बरदस्त है, खूबसूरत है। और साथ ही साथ जो आप इसकी सिनेमेटोग्राफी देखें, जो जिस तरह से इसको फिल्माया गया है, कल्चर दिखाया गया है बलोची, और जो बलूचिस्तान के रिवायती म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ तो ये नगमा बड़ा ही शानदार है। अच्छा, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में सिक्योरिटी सूरत हाल लम्हा ब लम्हा कॉम्प्लिकेटेड और ख़तरनाक रुख इख्तियार करती जा रही है। बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ पर हौसी ग्रुप के ताज़ा हमले में 2 पाकिस्तानियों समेत 3 अफराद की शहादत ने सिक्योरिटी खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। इसी दौरान पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर तेहरान पहुँच गए हैं। ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात के हवाले से दावे भी सामने आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा दावा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की भीख अमेरिका ने मांगी थी। इसके साथ साथ सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने मुसल्लह फ़ौज की आला क़यादत में बड़ी तब्दीलियां भी की हैं। मशरिक़ वस्ता के नाजुक हालात आखिर किस तरफ जा रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मशरिक़ वस्ता उमूर मंसूर साहब ने। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपके वक्त का वेलकम। सर, सबसे पहले हम बाबुल मंदब की बात करें तो वहाँ पर तिजारती जहाज़ पर हौसी हमले में 2 पाकिस्तानियों की शहादत की इत्तला है और इसी दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान भी पहुँचे हैं।
किस तरह की मैसेजिंग जो है वो की जा रही है, क्या पैगाम है जो कि ईरान को दिया जा रहा है? क्या पाकिस्तान वाकई अमेरिका और ईरान के माबैन तनाव को कम करवाने में कामयाब हो सकता है, या ये दौरा जो है सऊदी अरब और पाकिस्तान से रिलेटेड? जी, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जहाँ तक तो बाब अल मंदब में होने वाली कार्रवाई तक ताल्लुक है, मैं समझता हूँ वो ये इस लिहाज से तो अफसोसनाक है कि ख़ासतौर पे जो तजारती जहाज़ों पर इस नौईद के हमले, ये किसी भी दौर में, किसी भी प्रिटेक्स्ट में जो है वो जायज़ नहीं होते, क्योंकि आपके इल्म में है कि तजारती जहाज़ों का अमला गैर मुसल्लह होता है और उनके पास असला अपने दिफा के हवाले से कोई इंतज़ाम नहीं होता। और अब ये जिस कार्रवाई का इशारा आपने अपने इंट्रो में किया है, ये तंज़ानिया का परचम बरदार एक जहाज़ था, जिसमें दीगर मुल्कों के अमले के साथ पाकिस्तानी अमले के भी 2 पाकिस्तानी शहरी भी 2 उसमें बतौर अमला शरीक थे। अब वो इस कार्रवाई के नतीजे में शहीद हुए हैं। तो यकीनन ये एक ऐसे वक़्त में ये कार्रवाई हुई है कि जब हमारे वज़ीर दाखिला जो हैं वो खुद ईरान का दौरा कर रहे हैं, और जो यमन में बरसर पैकार हूसी हैं उन पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि उनकी पुश्तपनाही जो है या पुश्तिबानी ईरान करता है। तो ऐसे में मैं जी। समझता हूँ यकीनन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्हें कन्वे किया गया होगा कि इस नौइयत की कार्रवाइयाँ जो है वो खित्ते के अमन को ताराज कर सकती हैं। अगरचे वो जो एक सहफरीकी दिफाई माहिदा है सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान, बहुत सारे हल्के उसको भी इन्वोक करने के हवाले से बातें कर रहे हैं कि ऐसे में तो पाकिस्तान को यकीनन उस माहिदे के तहत कार्रवाई का हक है और कार्रवाई करनी चाहिए। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी तशरीह जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो जहाज़ तंजानिया का जहाज़ था, तंजानियन परचम होल्डर था। जी। उसमें अमला जो था वो पाकिस्तानी था, तो कुछ लोग लेकिन उसकी एक हल्का ये भी तशरीह कर रहा है कि क्योंकि फॉरेन ऑफिस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उस माहिदे की तशरीह के हवाले से, उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान के जो मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं उनको भी अगर निशाना बनाया जाता है, तो ऐसे में भी पाकिस्तान और दीगर ये जो ममालिक हैं ये एक दूसरे के मफादात के हवाले से दिफाई कार्रवाई जो है वो जवाब दे सकते हैं। जी। अब यकीनन इस बारे में जो इस वक्त कानूनी मुशगाफियाँ हैं वो अपनी जगह, लेकिन 2 जाने बल्कि इससे ज़्यादा नुकसान जो है, कुछ लोग ज़ख्मी भी हैं। तो ये कम से कम उस रीजन के अंदर जो सेफ नेविगेशन है समुद्री नक़्ल हमल के हवाले से, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आने वाले दिनों में अगर इस नौईद की कार्रवाई दोबारा कर दी जाती है, और ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि हूसियों ने जब ये हमला किया तो उस हमले के नतीजे में जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए जो यमन की बहरिया जो है उसने एक्टिविटी दिखाई है, उस वक़्त दोबारा एक मिसाइल दागा गया है, जिससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस लिहाज से इस रीजन को एक खुली जंग के हवाले करना, मैं समझता हूँ ना तो हूसियों के मफाद में है और ना ही ओवरऑल जो समुद्री नक़्ल हमल या नेविगेशन के हवाले से जो बैनुल-अक़वामी कवानीन हैं, उनके लिए कोई पास है। तो इस लिहाज से इस नौइयत की कार्रवाइयों के ज़रिए मैं समझता हूँ कि ये जो इंतहा पसंद अनासर हैं और ख़ास तौर पे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये अपने लिए और दुनिया के लिए एक ऐसा महाज़ खोल रहे हैं कि अब फिर उनके खिलाफ कोई रास्त इक़दाम जो है वो एक इनेविटेबल हो जाता है। अच्छा मंसूर साहब, कहिएगा कि एक तरफ ट्रंप का दावा है कि आबने हुर्मुज़ पर अमेरिका का कंट्रोल है, जबकि दूसरी जानिब जहाज़ों का गुजरना तकरीबन बंद है। हकीकत क्या है? वहाँ पर किसका कंट्रोल है? क्या चल रहा है? जी, इसका तकाबुल अगर आप जो जब ये पाबंदी नहीं थी उससे करें, तो यकीनन इस वक्त बहुत कम जहाज़ जो हैं और वहाँ से गुजर पा रहे हैं। दिन में कोई तकरीबन 10 या 11 जहाज़ बमुश्किल वहाँ से गुजरते हैं, जबकि माजी में जब इसको थोड़ा सा स्मूथली खोला गया था तो 40 जहाज़ तक जो है, 50 जहाज़ तक जो है वो रोज़ाना वहाँ से गुजरते थे। उसकी बुनियाद यही है कि इस वक्त उसके बारे में, जो उसकी नेविगेशन के बारे में, उसके कंट्रोल के बारे में जो मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है कि जिसमें जो इंटर होने वाली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो शुमाली तरफ से ईरान की तरफ से दाखिल होगी, और जिन जहाज़ों ने बाहर निकलना है आपनाए हुर्मुज़ से, वो जनूब की तरफ से यानी ओमान की साइड से गुजरेंगे। जो दरमियान का इलाका है वो इस वक्त बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है, और जो एक इस वक्त फार्मूला जिस पर डिस्कशन जारी है, मैं समझता हूँ इस अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो यही है कि 30 दिनों के अंदर अंदर उन बारूदी सुरंगों को ख़त्म किया जाना मकसूद है, ताकि वो पूरी की पूरी आबनाएं जो है वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ खुल सके, ताकि जितना बड़ा इन्फ्लक्स जो है, जितना बड़ा फ्लो वहाँ से गुजरना है, और इस वक्त इतनी बड़ी कतारें लग चुकी हैं दोनों तरफ आबनाए हुर्मुज़ के, वो रवा दवा हो सके, ताकि जो सप्लाई चेन इस वक्त डिस्टर्ब हुई हुई है, चाहे वो तेल की है, अशिया ज़रूरिया की है, खाद है, दीगर जो खाम मटीरियल दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाता है, वो अपनी अपनी मंजिलों तक पहुँच सके।
लेकिन इसमें जो क्लेम जो अमेरिका की तरफ से किया जाना और खासतौर पे ऐसे बेबुनियाद क्लेम करके डोनाल्ड जी। ट्रंप साहब खुद अपनी फक तो उड़ाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो जमीन पे जो मामलात हैं वो खराब होते हैं। मंसूर साहब, एक और मामले में भी फप तोड़ी है जिसका जिक्र जो है वो अब हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो इंकशाफ किया कि गुज़श्ता माह जो नेटो इजलास हुआ तुर्की में, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एयरफोर्स वन में जाने की बजाय एक जंगी तैयारे में वहाँ से रवाना हुए हैं। तो ये तो एक तरफ तो हम उनके दावे देखें तो वो बड़े बहादुरी से आपने हॉर्मुज़ की बातें करते हैं, ईरान पर हमला करने की बातें करते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ये भी खौफ की अलामत है कि एयरफोर्स वन की बजाय वो जंगी तैयारे में वहाँ से रवाना हो? जी, यकीनन जान तो सबको प्यारी होती है और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जान शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती है। इसी वजह से उन्होंने इस नौइयत के बोधे किस्म के सिक्योरिटी इक़दामात न सिर्फ वो जंगी जहाज़ पे बल्कि वो एक जो ये सप्लाई फ्राहम करने वाला एक कंटेनर होता है उसमें जी। बैठ के उस जंगी जहाज़ तक पहुंचे ताकि दुनिया को मालूम। आज उसकी वीडियो भी रिलीज़ केटरिंग ट्रक, पूरे यस। दुनिया जो है वो देख रही है उनकी बहादुरी के किस्से, क्योंकि वो दुनिया भर में जाने लेने के हवाले से तो बड़े दावे हैं कि हमने इतने लोग तहकीक कर दिए हैं, लेकिन जब अपनी जान पे बन पड़ती है तो फिर इस नौइयत के इक़दामात करके वो बता देते हैं कि वो कितने बहादुर हैं या अमेरिका का जो सदर है वो कितनी जुर्रत और बहादुरी वाला है। मैं समझता हूँ इस नौइयत की बातें जो हैं वो यकीनन छुपी नहीं रहती हैं और जिस अंदाज से वहाँ और ख़ास तौर पे ये वो मौका है, आपको याद होगा जब ईरान के अंदर अली ख़ामेनी साहब का जो जनाजा हुआ था और उस मौके पे इंतकाम के नारे और ख़ास तौर पे जो जी। जो अमरीकी क़यादत से इंतकाम लेने के हवाले से बातें की गई थी, उस वक्त भी मोसाद और इसराइल ने एक ऐसी बेबुनियाद किस्म की इत्तला अमरीकी हुकाम को पहुंचाई थी कि जिसमें ये दावा किया गया था कि ईरान ने जो उनके कत्ल का मंसूबा जो है वो तैयार कर लिया, तो उसी से खाइफ होके उसी से परेशान होके उन्होंने ये सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो लिए हैं। और अब आप देखिए कि उनके पास 2 इस वक्त एयरफोर्स वन तैयारे थे। कतर का गिफ्टेड एक उनका अपना जो सरकारी अमरीकी तैयारा है वो मौजूद जी। था, लेकिन उनमें दोनों में से किसी में बैठना उन्होंने पसंद नहीं किया। वो अपने आप को ज़्यादा महफूज जिस चीज़ में कर रहे थे उसके ज़रिए उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा और बरतानिया में वो लैंड किए और वहाँ से उन्होंने अगली मंजिल जो है अपना एयरफोर्स वन सही। लिया। तो इतने तो बहादुरी और दिलेरी है और दुनिया भर को जो है वो इस वक्त ताराज करने के हवाले से, फतह करने के हवाले से और अपने झंडे गाड़ने के हवाले से वो दावे करते दिखाई देते हैं। और उससे बढ़ के अभी रिसेंटली जो उन्होंने एक और पेपर की उड़ाई है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अमेरिका को कंपनसेशन दे ईरान, और उस कंपनसेशन की अगर आप लिस्ट पढ़े कि किन किन इक़दामात के हवाले से, तो उसमें बिल्कुल ऐसे ही है वो जो आपने बचपन में एक वुल्फ एंड लैम्ब की कहानी पढ़ रखी है कि जिसमें वो साफ दिखाई देता है कि वो ईरान के खजाने खाली करने की बातें कर रहे हैं। वो उनसे 20 साल पुराने जो ईरान की कार्रवाइयां हैं उनकी कंपनसेशन भी जो है वो क्लेम कर रहे हैं। हत्ता कि वो गजा की जंग की कंपनसेशन जो है वो ईरान से क्लेम करने की बातें कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे में कि जब उनके अपने मुल्क को जितने बड़े दरपेश चैलेंज हैं और ख़ास तौर पे जो तबाही और बर्बादी उन्होंने अफगानिस्तान में फैलाई है, इराक में फैलाई है और उसके बाद अभी रिसेंटली गजा में फैलाई है और फिर अभी जो उनकी इसी दास्तान ईरान के अंदर जारी है, तो ऐसे में मैं समझता हूँ और बल्कि अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि जो नुकसान ईरान ने गल्फ कंट्रीज को पहुंचाया उसकी वो कंपनसेशन थी। अच्छा। हालांकि ये वो मौका है कि जो मुज़ाकरात जिस पे फोकस होना चाहिए वो ये है कि ईरान के जो मुंदमज असाते हैं वो किस तरीके से वागुजार किए जाएं, कैसे बहाल किए जाएं, ताकि ईरान का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और वो दीगर जो मामलात हैं, चाहे वो न्यूक्स के हैं, आपने हॉर्मुज़ के हैं, मिसाइल प्रोग्राम है, दीगर और बहुत से कंटेंशियस इश्यूज हैं, उस पर बिल्कुल वो आप सही किसी कह रहे तरीके हैं। से अमेरिका का ये सीरियसली पुराना मुज़ाकरात वतीरा की रहा आमादा है हो। कि वो झूठे दावे करके मुल्कों पर हमला करता है। इराक की एग्जाम्पल हमारे सामने है कि झूठा दावा किया, पूरा मुल्क आपने जो है तबाह कर दिया। अभी तक वहाँ पे सूरत हाल दोबारा से स्टेबल नहीं हो सकी। सर आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी साहब ने मुसल्लह अफवाज और पासदारान इनकलाब के नए सरबराहान को तैनात किया है। इस तैनाती के बाद आप ईरान की अस्करी हिकमत अमली में कोई तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो मुश्तबा ख़ामेनी साहब का मंजर-ए-आम पर आने के हवाले से जो इत्तलात हैं और ख़ास तौर पे उनकी जो सियासी और अस्करी क़यादत से बड़ी लंबी तवील मुलाकातें जो मीडिया में भी रिपोर्ट हो रही हैं, ये बुनियादी तौर पे ईरान के उस एतमाद को शो करती हैं कि जो उन्होंने इस टाइम पीरियड के अंदर गेन किया है। क्योंकि अमेरिका तो धमकियां देने पर और इस नौई की कार्रवाइयां करने में यकीन रखता है, लेकिन ईरान ने हर उस जो भी एक लल पीरियड उन्हें मैसर आया है, एक तवक्कुफ जंग के दिनों में मैसर आया, उसमें उन्होंने अपना इनर हाउस जो है वो रीबिल्ड किया है, अपने आप को मुनज़्ज़म किया है, अपनी मिलिट्री को भी, अपनी स्ट्रेटजीज को भी रीविजिट किया है। अब ये जो एक मुश्तबा ख़ामेनी साहब का
इस अस्करी और क़यादत में तैनातियों का जो सवाल है, ये जो मामला है, मैं समझता हूँ ये, क्योंकि आपके इल्म में है कि जब ये जंग आगाज़ हुआ था तो आगाज़ के पहले मरहले में तकरीबन जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप थी, सियासी भी और अस्करी भी, उसे अमेरिकी हमलों का निशाना बनाया गया और शहीद कर दिया गया कर दिया गया। उसके बाद से एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट में मुख्तलिफ लोगों को, जैसे कहना चाहिए, कायम मकाम बनाकर तो मामलात जो है वो देखे जाते रहे। तो वो जो एक कमांड स्ट्रक्चर था वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब था। और ख़ासतौर पे अभी जो रिसेंट तैनाती हुई है जो रज़ाई साहब की, खास और जो सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल के तौर पे, जो उनका बड़ा पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, और उसमें ना सिर्फ वो उसके सेक्रेटरी जनरल के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, बल्कि वो उस यानी बॉडी में रहबर आला के नुमाइंदा खुसूसी के तौर पर भी शरीक होंगे। तो लिहाजा उनके पास एक बहुत अहम मनसब इस वक्त आ गया है। ये वो रज़ाई साहब हैं जिन्होंने बड़ी वो एक अपनी ट्वीट की थी कि जिसमें जब ये माहिदा हुआ था तो उस वक्त इसी नौइयत के खदशात ज़ाहिर किए गए थे कि शायद इस माहिदे के नतीजे में खित्ता को ज़्यादा महफूज नहीं रह सकता। अब आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ईरान की जो इस वक्त खित्ते के हवाले से जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग यानी शख्सियत के हाथ में है, और उनका पूरे रीजन के बारे में या उनका ईरान के हवाले से क्या फ्यूचर एजेंडा है। इसी तरीके से जो उनका पूरा एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स था जिसमें उनके पासदाराना इनकलाब, फिर उसके साथ साथ जो सिविल मलेशिया जिसे वो बसीज कहते हैं, और उनका पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तमाम का तमाम उन्होंने उसमें तैनातियां करके बता दिया है कि ईरान मुकम्मल तौर पे अपने पैरों पे पूरी तवानाई और ताकत के साथ बिल्कुल। ये जो तैनातियां की गई हैं इस अहम मौके के ऊपर, ये भी एक तरह का पैगाम देना है कि ईरान किस तरह की अपनी हिकमत अमली रखता है और किन मामलात के लिए ईरान तैयारी भी कर रहा है और जवाब देने की सलाहियत भी रखता है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब आपके वक्त का। और बिल्कुल जी, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आई है इस पर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि दूसरे ममालिक को धमकाते हैं, बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बहादुरी के किस्से सुनाते हैं, लेकिन एक आप समझें कि फूड केटरिंग का ट्रक है, मतलब वो एक जानिब से तैयारे में दाखिल हुए एयरफोर्स 1 के अंदर से, और दूसरी जानिब से निकल के उस ट्रक के अंदर से वो जनाब दूसरे जंगी जहाज़ के अंदर सवार होकर वहाँ से निकले। तो इससे साबित होता है कि जनाब जंग का खौफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पे भी था। बिल्कुल, और ट्रंप को अंदाज़ा है कि ईरान उन्हें तगड़ा जवाब दे सकता है। और जैसा कि मंसूर साहब ने भी जिक्र किया कि जब अली ख़ामेनी साहब का जनाजा था तो इंतकाम के नारे वहाँ पर लग रहे थे और कहा जा रहा था कि जो जो इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी लिया जा रहा है, सदर ट्रंप का नाम भी लिया जा रहा है, उनसे इंतकाम लिया जाएगा। तो बस वो खौफ है था उनको, और इसी खौफ की वजह से वो अपनी जान बचाते बचाते छुप छुप कर अमेरिका पहुंचे हैं। यानी इसका एक एंगल ये भी है जन्नत के अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की सलाहियतों पर कोई शक नहीं है। मतलब जितना मर्जी आप कहते रहे कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन आप देखें 1-1.5 सेकंड में जहाज गिरा देना और दुरुस्त निशाना लगाना और अमेरिका के इतने जदीद तैयारे मार गिराना, ये यकीनन ईरान की एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है। और पता चल रहा है कि ईरान अपने कार्ड्स जो है वो बड़े अच्छे तरीके से और अमेरिका जैसे मुल्क को मुज़ाकरात की मेज़ पर इतनी जल्दी ले आना, ये भी बहुत एक बड़ा कारनामा है जो कि ईरान ने सर अंजाम दिया है। ब्रेक का वक्त हो गया है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो ब्रेक के बाद सुनो पाकिस्तान में आपको वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, आजकल बालों का गिरना, रूखापन, शदीद खुश्की और वक्त से पहले सफ़ेदी एक ऐसा मसला बन चुका है जिससे मर्द और ख़वातीन दोनों ही परेशान हैं। बाजार में मौजूद महंगे केमिकल शैम्पूज और सीरम्स अक्सर फ़ायदे के बजाय बालों को मज़ीद नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या देसी और कुदरती जड़ी बूटियों से बालों के तमाम मसाइल का मुस्तकिल और महफूज हल मुमकिन है कि नहीं? और इसलिए आज के शो में हम बात करेंगे बालों को लंबा, घना, मजबूत और चमकदार बनाने के लिए आसान, मौसर और आजमूदा कुदरती टोटकों के बारे में। तो हमारे नाजरीन जो बालों की किसी भी मसले से दो चार हैं, परेशान हैं, हमें लाइव कॉल करके हल जान सकते हैं। और जिनके सवालात बड़े रेलेवेंट और जनाब बिल्कुल अच्छे होंगे, तो वो लकी कॉलर्स जो हैं वो पाकीज़ा प्रोडक्ट्स की जनाब गिफ्ट हैम्पर उनके हकदार भी ठहरेंगे। और बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स की रेंज है जो यहाँ मौजूद है। तो जिनका ब्रांड है उन्हीं की जानिब चलते हैं। मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा हमारे साथ मौजूद है। वेलकम नईमा आपा। आज तो कॉलर्स जो हैं वो बड़े बेताब हैं क्योंकि कल से उन्हें पता है कि आज जो है वो कॉल्स होनी है और हमें प्रोडक्ट्स भी मिलनी है, मसलों का हल भी मिलना है। आप पहले कुछ वजूहात डिस्कस कर लेते हैं। नौजवान आजकल तो यंगस्टर्स जो हैं उनमें बाल गिर रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, वजह क्या आप समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और बिल्कुल सबके रेलिवेंट है। आई थिंक एज ग्रुप इसमें है ही नहीं क्योंकि सब बराबर हैं इसमें। तो सबसे पहला जो इसका आपने पूछा ना कि वजह क्या है, वजह है हमारा लाइफस्टाइल।
फिर है हमारा खाने का स्टाइल। मैं एक ही बात से हमेशा अपनी बात का आगाज़ करती हूँ कि एक हमारा लाइफस्टाइल ख़राब है, दूसरा हमारा खाने का स्टाइल ख़राब है, अब हमारा खाना ख़राब है। तो फिर जिसकी वजह से हमारा पूरा खाना ख़राब हो जाता है। खाना ख़राब की वजह से मैं क्या बात कह रही हूँ, जो फूड है, फूड की बात मैं कर रही हूँ कि देखिए प्रोसेस्ड फूड ने हमारी जिंदगियों में इतना घर कर लिया है कि हम इसके बगैर समझते हैं कि शायद गुजारा ही नहीं है। तो ये ही असल वजह बन रही है कि जो इतने हेल्दी मोटी चोटी जो होती थी हमारी, जो हमारे बाल घने होते थे, जो लड़कों के भी बाल इधर इधर तक होते थे, सही कंघियां करते थे, वो भी अब छोटी छोटी एज में ही क्या कहते हैं, गंजे हो रहे हैं। अब मॉल में या किसी जगह पर जाए ना, हाँ, बाजार में, हाँ, तो जिस हाँ। लड़के या लड़की के बाल अच्छे हों तो तो उसको बड़े हाँ ताज्जुब से हसरत देखा की जाता है, निगाहों से हसरत से देखा निगाह से जा रहा देखा होता है, पता जाता चल रहा होता है कि लोग देख आप रहे हैं। उनको तो छोड़ें, आप अपनी अब से कोई 7-8 साल पहले की पिक्चर उठा के देख ले तो आप अपने आप को ही हसरत से देखेंगे कि मेरे बाल ऐसे भी होते थे, और ये हकीकत है। अब जैसे लेट से मैं हूँ, मैं नेचर पे काम कर रही हूँ, मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब भी, लेकिन हमारा जो खाना पीना है, हमारा रहना सहना है, वो इसी माहौल में है, ठीक है। इधर ही हमने सरवाइव करना है, इधर ही हमने जंग लड़नी है। तो सबसे पहले हमने अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, थोड़ी बहुत वॉक करनी है, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना है। कोशिश करें, जहाद तो यही है ना कि इस दौर में भी आप ऑर्गेनिक की तरफ आए, जिस तरह लेट से मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती सिर्फ यही हूँ कि आप लोग खालिस खाएं जितना हो सकता है, और खालिस लगाएं जितना हो सकता है, ठीक है, ताकि आप अपने रहे बचे बालों के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय कर सके। आपकी जितनी जिंदगी है, मैं कहती हूँ आपके अपने बाल एटलीस्ट आपके साथ रहें, आपको कोई एक्सटेंशंस, कोई सिंपल अल्फाज इस्तेमाल करूँ, विग ना लगानी पड़े, या आपको कोई रूट्स क्या कहते हैं वो प्लांट ना करवाना पड़े, हेयर ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े। तो उसके लिए मैंने ये सारी तमाम, जिस तरह आपने पहले अनाउंस किया है कि ये पाकीज़ा प्रोडक्ट्स जो है, ये मैं बैक टू नेचर पे काम कर रही हूँ, सारी ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ों से ही मैंने बहुत कम प्रोडक्ट्स बनाई हैं। ये नहीं है मैंने कि रातों रात कोई हजारों प्रोडक्ट्स बना दी, कोई 100 की तादाद नहीं, मैंने सिर्फ कोई 10-12 प्रोडक्ट्स बनाई हेयर के लिए, बट ये है कि खालिस ऑर्गेनिक ऐसी चीजें कि जो आप लोगों को फायदा देंगी, एटलीस्ट आप लोगों को नुकसान हमें नहीं तो देंगी। आपका इस जर्नी का पता भी है कि आप हाँ जी। मतलब कोई भी जब प्रोडक्ट रिसर्च के बाद तैयार होती तो आप बाकायदा पहले उसको मार्केट करने से पहले उसको एक्सपेरिमेंट टेस्ट। करके यूज करके लैब टेस्ट करवा के मैं फिर मार्केट में लेके आती हूँ, जहाँ से आप सबकी जो भी हैं जिनकी प्रोडक्ट्स के ठप्पे लगते PCSIR से, वहाँ से ही मैं अपने टेस्ट करवाती हूँ। और वो मैट्रिक का रिजल्ट, वो मास्टर्स का रिजल्ट, वो ग्रेजुएशन का रिजल्ट कुछ नहीं था। जिस दिन मेरी प्रोडक्ट का रिजल्ट आना था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे सुकून नहीं आ रहा था, मेरा दिल धड़क रहा था कि पता नहीं आज क्या आएगा। असल रिजल्ट तो ये था। तो चले अब मैं आप लोगों को इसके इन पे आऊं कि पहले मैं अपने कोई आप टोटका बता बता दें, फिर ठीक कॉलर है, आते हैं तो हाँ कॉलर आते हैं तो हम करते हैं। अच्छा देखिए, ये चीजें जो मैं लेके आई हूँ, ये नो डाउट मेरी प्रोडक्ट्स के अंदर है, लेकिन मैं फ्रेश भी कुछ लेके आई हूँ, ठीक है। ये कड़ी लीव आजकल बहुत क्या हो रहा है कि लोग इनको काट काट के फेंक रहे हैं, ठीक है ना। कड़ी पत्ता जो है काट काट के फेंका जा रहा है, और नईमा आपा इन दिनों में क्या करती हैं कि ये पत्ते जहां जहां भी होते हैं, मैं वहां से अपने स्टाफ को भेज के सेव करवा लेती हूँ, जहाँ यानी पत्ते नजर आए आपको फोन हाँ जी, मुझे फोन कर दे, या मैं उनको भेज देती हूँ कि हाँ ये भी बात, ये कॉलर चला सकते हैं, जहाँ पे नजर आए वहां नईमा आपा को कॉल कर दें। तो मैं क्या करती हूँ इन दिनों में, जो वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, मैं उनको क्या करती हूँ, सेव कर लेती हूँ। और या आजकल इस फ्रेश उसमें जो बना रहे हैं ऑयल, उनके लिए भी एक टिप है, इस उसमें मैं ज्यादा सरापना ऑयल बना के रख लेती हूँ, ताकि मेरे बैच में आगे फ्रेश ऑयल जो है वो काम आता रहे। फ्रेश न्यूट्रिएंट्स जो आप लोगों तक पहुंचाते हैं इसी तरीके से। ये है कड़ी पत्ता, ठीक है। ये आजकल बहुत आप लोग जहां निकलते होंगे, गुलहड़ आपको हंसता मुस्कुराता हुआ नजर आता होगा, ठीक है ना। ये है साथ में, और साथ में है इसके एलोवेरा, ठीक हो गया ना। जिनके रूखे सूखे रफ बाल है, ठीक है, जिनके बिल्कुल झाड़ू जैसे बाल हैं, आज उनका एक ऐसा केराटिन ट्रीटमेंट मैं बताने लगी हूँ, 100% ऑर्गेनिक होगा जो, और आपका चुटकियों में रिजल्ट आएगा। महंगे आप जो आप करवाते हैं ना ट्रीटमेंट, आप उनसे बचेंगे। महंगे ट्रीटमेंट जो करवाते हैं बालों को सीधा करने के लिए, ठीक है ना, रफ झाड़ू जैसे बालों केराटिन करवाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, केराटिन करवाते। तो उसके आपने करना क्या है, आपने गुलहड़ का जो फूल है, ये इसके पत्ते भी, इसके अंदर कुदरती इसकी शैम्पू बनती है, ठीक है, इसके सारे पत्ते भी लेने हैं और फूल भी लेना है, ठीक है। बस ये सेंटर का पार्ट निकाल दें, रात भर पानी में सोक करें, पानी में सोक करके साथ में आपने कड़ी पत्ता भी थोड़ा सा सोक कर देना है, ठीक हो गया। इतना सा कड़ी पत्ता इनफ, ठीक हो गया। रात को पानी में इतना सोक कर दे कि ये फूल सिर्फ डूब जाए, क्योंकि पत्ते तो तैरते हैं, ठीक हो गया। इतने से पानी में सोक करने के बाद सुबह आपने एलोवेरा जेल लेनी है, ठीक है, सिर्फ 3 से 4 इंच का टुकड़ा ब्लेंडर में डाल के इसको इतना ब्लेंड करें कि ये आप देखेंगे कि थिक जेल बन जाएगी, ठीक है, थिक जेल बन जाएगी, हाँ जी। फिर आपने मोटे स्टेन के साथ इसको स्टेन करें। स्टेन करने के बाद जिस तरह हम केराटिन मास्क लगाते हैं, ठीक है,
आपने रूट से लेके एंड तक तीसरी चौथी कोई चीज ही नहीं लगानी है, ठीक है। रूट से लेके एंड तक आप अपने बालों के सेक्शंस करके लगाएं। लगाने के बाद थोड़ा सा बन बना लें। आपने फिर जो शैम्पू करनी है उसके अंदर इसी की बची हुई जेल मिक्स करें। ये एक खास टिप मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आपने रेंस करना है, अपने बालों को साफ करना है। साफ करने के बाद वही शैम्पू मीन्स के आपको अगेन फिर यही चीजें लगेंगी। तो आप देखेंगे पहले ही वॉश में आपके बालों में तकरीबन 30 to 50% फर्क लगेगा। ये जो ऑर्गेनिक चीजें होती है ये कंटिन्यू आपको करनी होती है, ठीक है, कंटिन्यू करनी होती है। क्योंकि एक दफा अगर आप जाते केमिकल वाला ट्रीटमेंट करवाते हैं, बालों को जलवाते हैं, तो ये होता है कि वो एकदम से तो हो जाता है रिजल्ट, लेकिन उसके साइड आप एक कॉलर आ गई हैं आयशा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आयशा, अपना सवाल बताइएगा। जी, मैंने ये पूछना था कि मैं ना बाल डाई करवाती हूँ, मुझे शौक है, मतलब काफी सालों से करवा रही हूँ, लेकिन बाल इतने अब ड्राई हो गए, इतने डैमेज हो गए कि कंडीशनर भी लगाती हूँ बड़े अच्छे वाला के मतलब बाल मेरे सॉफ्ट रहे, लेकिन वो ऐसे कि जैसे उड़ रहे हैं हवा में, बहुत जैसे बेजान से हो गए। और इन दिनों में बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं बाल। ब्रश करते हो ढेरों के ढेर बाल उतर रहे हैं, पहले ऐसे नहीं था। अच्छा, बिल्कुल ठीक है बताएं। आयशा, आपका मसला हमने सुन लिया। आई थिंक ये कह रही हेयर फॉल बहुत है। हेयर फॉल बहुत है, ड्राई से ड्राई तक का सफर है इनका। अच्छा, डाई से ड्राई तक का सफर है। ये तो सबका ही सफर है, ये बहुत ही अच्छा। आपने डाई से बचना है तो देखें पाकीज़ा प्रोडक्ट का नो डाउट। फिर मैं यही जरा ये अब मैं बोलना पड़ेगा मुझे क्योंकि मेरी प्रोडक्ट मेरे सामने है। तो ये हेयर मास्क जो है, ठीक है, ये 18 हर्ब्स 18 जड़ी बूटियां हैं इसके अंदर। वो वाली जड़ी बूटियां हैं, जरा आप नोट कर लें। आप जो अभी कॉलर थी उनके पास तो डेफिनेटली आपकी टीम पहुंचा देगी, बट ये है कि जो जिनके पास अभी तक नहीं पहुंच रहा, नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे। तो आप इसका थोड़ा सा नोट कर लें कि इसके अंदर मैंने डाला क्या क्या है। 18 हर्ब्स हेयर मास्क है, इसके अंदर 18 जड़ी बूटियां हैं। इसके अंदर आंवला, रीठा, सीकाकाई, भंगड़ा स्या, रतन ज्योत, कलवंजी है, मेथी दाना है, मेथी का बीज, उसके साथ में है प्याज, तुख्मे भंग है, प्याज का बीज है, ये सारी चीजें। और ये सारे ड्राई लीव्स हैं। और साथ में इसके अंदर मैंने तेल डाला हुआ है सरसों का, ठीक है। ये आपने करना ये है कि अगर आप सुन रही हैं तो आपने रात को लोहे की कढ़ाई के अंदर इसको सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी के अंदर, सिंपल पानी के अंदर सोक करके इसको रख देना है। रखने के बाद सुबह देखेंगे तो वो हल्का सा इस टोन में आ जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा, बहुत डार्क ब्राउन। बस आप उसको मिक्स करें, दही के साथ मिक्स करके बालों में लगाना शुरू कर दें। ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि एक एप्लीकेशन इसके अंदर कोई केमिकल है या इसके अंदर कोई मैंने कोई इस तरह की चीज मिलाएगी जो फौरन से बालों को, ये स्लो प्रोसेस है। इसके अंदर क्योंकि मैंने डाली हुई रतन ज्योत जो है वो कलर छोड़ती है और आपके बालों को डाई करती है, ठीक हो गया। साथ में जब आपने ये लगा लिया, रात को आपने ऑयल लगाना है। ये इनको प्लीज फिर आप ये पूरा पैकेज दीजिएगा, ठीक है। आपने 18 हर्ब्स हेयर ऑयल रात को लगाना है, आपका हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और साथ में ये लगाने के साथ साथ आपका जो शार्प व्हाइट जो बाल होते हैं ना चमकते हुए, वो डल व्हाइट हो जाएंगे पहली एप्लीकेशन में, ठीक हो गया, डल व्हाइट हो जाएंगे। रात को आपने ऑयल लगाना है, ये पूरा पैकेज समझ लीजिए। 18 हर्ब हेयर ऑयल है मेरा, तो इसको आपने रात को रूट्स के अंदर लगाना है। चंपी नहीं करनी, क्योंकि चंपी करे बालों की रूट्स ऑलरेडी हमारी वीक होती है, लोगों को पता नहीं, चंपी करते हेयर फॉल हो जाता है, ठीक है ना। वो समझते हैं कि शायद हमारे बाल गिल रहे। आपने ये रात को लगाना है। सुबह उठ के आपने ये मास्क जो है ये या तो आप राइस पिच में लगाएं अगर आपके फ्रीजी हेयर है तो। चावल उबाले, चावल उबालने के बाद अगर अर्जेंट लगाना है, चावल उबाल के पिच के अंदर ये डालें। थोड़ा सा आपने क्या करना है, अदरक का जूस डाल लेना है इसके अंदर। ये अदरक है फ्रेश, ठीक है, सही। अदरक का जूस डालें, अपने बालों के ऊपर मेहंदी की तरह लगाएं, लेकिन शावर कैप जरूर पहने। शावर कैप नहीं बल्कि आप ऊपर शॉपर पहने, ताकि आपकी जो रूट्स हैं उसके अंदर ये पेनिट्रेट हो। पेनिट्रेट होने के बाद ये होगा कि वो रूट्स के अंदर से काम करेगा। जैसे हम गोडी करके पानी नहीं लगा देते हैं घास के अंदर, तो एकदम से रानाई आ जाती, आपके बालों का कलर टोन भी चेंज होगी। और कॉलर हैं सैयद रमजान कमालिया से हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल करेंगे आप आपा से? वालेकुम अस्सलाम। मेरे ना जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, मेरे अब्बू के भी बहुत गिरे हैं, लेकिन वो गंजे हो गए हैं, और साथ में अब मेरे भी गिर रहे हैं। बाल गिर रहे हैं उनके, बाल ही गिर रहे हैं। ज्यादा उम्र नहीं जितने बाल गिर रहे हैं। ठीक है, ये लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा ठीक करें। और दूसरा ये है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, तो आपने सुबह उठ के ये आप वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है। तो ये आपने हेयर मास्क अप्लाई करना है, आधे घंटे से 2 घंटे इसका टाइम है। सिंपल पानी से वॉश करें। उसके बाद जो बालों को काला करना चाहते हैं, जो बालों को चाहते हैं कि हमारे बाल रीग्रोथ हो और साथ में हमारे बाल जो है वो डार्क ब्राउन से आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक की तरफ आ जाएं, तो ये मिनॉक्सिडिल स्प्रे पाकिस्तान में पहली बार पाकीज़ा प्रोडक्ट ने बनाया, नईमा आपा ने बनाया है। इसके अंदर रोजमेरी, आंवला, जोजोबा, क्लोव,
इन चीज़ों का एक्सट्रैक्ट है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। बस आपने क्या करना है, सर लेट्स से अब मैंने किया हुआ है, ठीक है ना, मैं जब भी आती हूँ तो नहाने के बाद आपने बस सिंपल अपने रूट्स के अंदर इनको स्प्रे कर लेना, आपके बाल स्टे भी करेंगे, साथ में आपका स्टाइल भी ठीक होगा। और दूसरा ये है कि आपको कोई आर्टिफिशियल स्प्रे नहीं लगाना पड़ेगा। ये बस एक पैकेज है कि जो आप यूज़ करके अपने बालों को रीग्रोथ भी कर सकते हैं, अपने बालों को आप दोबारा से काला भी कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, अपना खाने का स्टाइल ठीक करना है। और अगर मेरी हिदायत पे अमल करते हैं तो 1-2 आंवले के पीस सुबह मुरब्बे के और रात को 2 हरड़ के पीस खाएं। मैं कहती हूँ कि फिर आपके बाल इंशाल्लाह 70-80 साल तक भी सफेद नहीं होंगे, इंशाल्लाह अगर आप इस पे अमल करते हैं। आप ये जो अब अगले कॉलर का मसला है उसका भी कोई हल बताएं। बाल गिर रहे हैं, वो कहते हैं फैमिली में है, फादर के भी गिर रहे हैं, जेनेटिक्स में है, मेरी इतनी उम्र नहीं है जितने बाल गिर रहे हैं। अच्छा, ये जेनेटिकली जो प्रॉब्लम है ना, इसके थोड़ा सा अगेंस्ट मैं काम कर रही हूँ कि लोगों का ना एक माइंडसेट हो गया है कि जेनेटिकली है, ठीक है ना, वो माइंडसेट बना के बैठ जाते हैं। आप हर चीज़ के अगेंस्ट काम कर सकते हैं। मैं अक्सर मैंने अपनी जब भी बिजनेस पिच दी थी या मैं अक्सर शोज में ये पहले बताती थी कि हम तो खानदानी गंजे लोग थे। हमारा ये एक था कि हम बाल बचपन में हमारे मोटे घने बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन जैसे 22, 23, 24 क्रॉस की हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। आज तक वो बात उस पर मैंने रिसर्च की, लेकिन उसका खौफ था मुझे कि हमारे अंदर ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बालों के साथ खड़ी हूँ, अच्छे खासे मेरे बाल हैं। और मैंने 2025 में पहली बार डाई किया था, अभी पिछले साल। अच्छा। थोड़ा सा, वो भी सिर्फ 30%। मैं डाई नहीं करती हूँ, यही चीजें इस्तेमाल करती हूँ। सबसे पहले तो इस मिथ को तोड़ दें कि हमारा खानदानी मसला है। आप जिस चीज के ऊपर काम करेंगे ना, वो चीज अल्लाह ताला ने कोई भी चीज ऐसी नहीं रखी जो नामुमकिन हो इंसान की। जो इस दुनिया में हम हर चीज पे काबू पा सकते हैं। तो आप कोशिश करें, ठीक है, आप जहां कहीं भी हैं तो आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। थोड़ा सा ये चीजें, ये कड़ी पत्ता, ठीक है उज़ैर, ये देख रहे कड़ी पत्ता, अगर आप सिर्फ 4 से 5 कड़ी पत्ता ही खाना शुरू कर दें तो आपके अंदर से तमाम जितने भी आप कहते हैं ना टॉक्सिन्स हैं वो खारिज होना शुरू हो जाएंगे। आपके वो हार्मोन जो है वो एक्टिव हो जाएंगे कि जिनकी वजह से हमारे बालों में कलर आता है, जिनकी वजह से हमारी स्किन पे कलर आता है, जो हमारे हाजमे को ठीक करते हैं। तो आप दूसरी चीज ये है कि ये तमाम चीजें आपको पाकीज़ा प्रोडक्ट के अंदर मिलेंगी, ठीक है। आप ये हेयर ऑयल यूज करें। हेयर ऑयल सिर्फ ये है कि अगर जस्ट हेयर फॉल है, ठीक है ना, बिल्कुल, अगर हेयर फॉल है तो ये मसला आपका कैसे हल हो सकता है? आप एक और कॉलर हैं लाहौर से, मुदस्सिर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, क्या जानना चाह रहे हैं आप? नहीं वापस है। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं 45 एज है। मैंने ये मैडम से पूछना था कि मैं ऑयल वगैरह ये जो है ना कम ही यूज करता हूँ, शैम्पू वगैरह, लेकिन ये मुसलसल 3 मंथ से ना बाल गिरना शुरू हो गए हैं। ठीक, और कौन सा ऑयल मैं यूज करूँ कि रुक जाए? चलें ठीक है, आपके मसले का जो आपका हल है नहीं, आपका एक सेकंड, आप अभी कॉल पे रहिएगा। आपने अपने टेस्ट करवाए हैं? कोई आपको आयरन डेफिशिएंसी या कोई खुदा ना खासा कोई? शुगर है ना, मैं स्मोकर हूँ, ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर, कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं, देखिए स्मोकर, सॉरी, आयरन डेफिशिएंसी, चले मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप सुनिएगा जरा। देखिए आयरन डेफिशिएंसी जो होती है ना, वो एक ऐसा कॉज है कि उसका जब आपका हेयर फॉल हो रहा होता है तो आप लाजमी अपना एक सिंपल सा टेस्ट होता है CBC, वो लाजमी करवाएं, क्योंकि वो एक पिक्चर ऐसी होती है कि जो जिस चीज आपको पता चल जाता है, ठीक है ना, पता चल जाता है। और दूसरी चीज़ है कि जिसका टेस्ट अभी नहीं लोग करवाते हैं, ख़वातीन में ख़ास तौर पे, मर्दों में 10% ही मेरे तो देखने सुनने में आया है कि ये जो थायराइड होता है इसका, ठीक है, इसकी भी मेन कॉज होती है कि आपके बाल सबसे पहले मोटे से बाल पतला होना शुरू हो जाता है, थिन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये छोटे छोटे टेस्ट हैं, ये लाजमी करवाइएगा। आजकल फिर विटामिन B12 की कमी और विटामिन D की कमी, ठीक है, ये वो कमी है कि जिसकी वजह से सबसे पहले इफेक्टेड जो होता है आपकी स्किन से पहले आपके बाल होते हैं, ठीक है, आपके बाल होते हैं। ये टेस्ट एक लाजमी करवा लें। फिर ये है कि अभी इस जगह पे मौजूद नहीं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने प्लांट बेस प्रोटीन पाकिस्तान में पहली बार मैंने ही बनाया, क्योंकि मैंने बनाया इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि मैंने ही बनाया है। उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आप नोट कर सकते हैं। आज वैसे आपको पाकिज़ा प्रोडक्ट की वेबसाइट में मिल जाएगा, फ्लैट 14% ऑफ लगा हुआ है। आंवला, ठीक है, बहेड़ा, हरड़, मेथी दाना, कलवंजी, साथ में है आंबा, हल्दी और साथ में मैंने डाली हुई है दालचीनी। तो ये वो 7 चीज़ें हैं खास रेशो के साथ कि जिसको आप अगर डेली ½ टीस्पून, ठीक है, टीस्पून हाफ जेंट्स डायरेक्ट पानी में मिक्स करके लें और ख़वातीन जो हैं वो पानी में सो करके थोड़ी देर रखें और फिर लें। कि जिनके, अब मैं बात थोड़ी सी कर लेती हूँ फ्रीजी हेयर के ऊपर, ठीक है, जिनके बाल जो रोज स्टाइलिंग टूल यूज़ करते हैं, जिनकी मजबूरी है, जिन्होंने ब्लो ड्राई डेली करना है और साथ में या धूप में बहुत काम करने के बाद आपके बाल जो है वो ब्लैक से ब्राउन
लाइट, एक अजीब सी टोन आ गई है कि जो आप पसंद नहीं करते हैं, तो बालों के ये जो हेयर बूस्टर सीरम है, हीट प्रोटेक्टर, ये हर तरह की हीट से प्रोटेक्ट करेगा। जब भी आपने बालों में कोई स्टाइलिंग टूल यूज करना है या आपने धूप में जाना है, तो आप नहाने के बाद जस्ट अप्लाई इसको, कर दें। हाँ, जस्ट इसको, ये सिर्फ इतना सा, ठीक हो गया, इतना सा। लेकिन इसको आपने इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों की हीट जरूर देनी है। उसका तरीका ये है, आपने इस तरीके से किया और अपने बालों के अंदर अप्लाई किया, तो आपका सारा दिन, अभी मैंने निकाला तो आपको खुशबू भी आई होगी, ठीक है, ये सारा दिन आपका फ्रेश, और साथ में आपके बाल जो है वो प्रोटेक्ट रहेंगे हीट से भी, और सनब्लॉक एज ए हेयर सन ब्लॉक आप इसको यूज ये भी कर आपका सकते बहुत हैं। बड़ा मसला लोगों का। लोग कहते हैं कि हम कंडीशनर्स भी यूज करते हैं बड़े बड़े महंगे केमिकल वाले, लेकिन बाल जो है फ्रीजी रहते हैं हमारे। हाँ, ये देखें ना, इसके साथ आप अभी अगर कोई हो तो मैं डेमो भी दे सकती थी कि अगर किसी के फ्रीजी हेयर हैं तो आप लगाएं जरा, लगाते ही आपके बालों में शाइन और आपके बाल स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर क्या है, मैं सिंपल बता देती हूँ। ग्लिसरीन है, बेस है, ठीक है, इसके अंदर विटामिन ई है, इसके अंदर कैस्टर ऑयल है, ये कुछ ब्लेंड्स मैंने बनाए हैं, और साथ में एक बहुत ही अच्छी सी माइल्ड फ्रेग्रेंस यूज यानी आपने उनमें से जहाज गुजरे ना गुजरे, आपके बालों में से जो उंगलियां बड़े आराम से गुजरेंगी, इतने स्मूथ होंगे आपके जुल्फों में से, ठीक है। अगली चीज जो है, इन्हीं साहब का सवाल था या किसी का भी, ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप पैराबीन फ्री शैम्पू, अगर आपको समझ नहीं है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते या आप बना नहीं सकते हैं, तो ये 18 हर्ब्स जो शैम्पू है पाकीज़ा प्रोडक्ट की, इसके अंदर 18 जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट है, लेकिन 10% इसके अंदर प्रिजर्वर है, और साथ में 10% के अंदर ही इंक्लूड है कि जो आपके बालों में, क्योंकि लोगों की ना सेटिस्फेक्शन इधर से बहुत जरूरी है कि झाग नहीं बन रहा, झाग नहीं बन रहा, तो आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने इसके अंदर सिर्फ उस 10% के अंदर ही 7% मैंने झाग एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, शगुफ्ता साहिबा हैं जी। बताइएगा आप कहाँ से बात कर रही हैं और आप क्या जानना चाह रही हैं आपस? कराची से बात कर रही हूँ। मुझे दरअसल पर्सनल अपनी बेटी के सिलसिले में बात करनी थी। उसको कोई इशू है तो मुझे ऑनलाइन बताते हुए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आप मेरा नंबर शेयर कर दें इनके साथ? चले हम आपके साथ आपा का नंबर जो है वो शेयर कर देते हैं, आप उस पे उनसे कांटेक्ट करके अपना मसला, लेकिन सिर्फ सैटरडे को कीजिएगा प्लीज, क्योंकि सैटरडे को मैं कॉल लेती हूँ सिर्फ 9 बजे से 10:30 बजे तक, उसके अलावा टाइम नहीं होता है, ठीक है। चले आप ये टाइम नोट कर लें और हमारी टीम आपको नंबर भी नोट करवा दे। अच्छा आप हम देख रहे थे कि ये सल्फेट फ्री शैम्पू भी लोग यूज करते हैं, छोड़ देते हैं कि जी वो झाग नहीं बन रही, पता नहीं असर नहीं कर रहा। हाँ, असर ये नहीं कर रहा। माइंडसेट क्या है? ये माइंडसेट ये है कि लोगों का, देखे ना, अभी मैंने पैराबीन फ्री शैम्पू बनाया, किसके साथ, सिर्फ मैंने इसके अंदर डाला था जो सोप नट होता है ना, उसका सोप। लोगों की एक तांता बन गया, अब झाग नहीं बन रहे भाई। सल्फेट फ्री जो होता है, ऑर्गेनिक जो होता है, उसके अंदर झाग नहीं बनती। लेकिन 5 साल बाद आखिर मैंने इसके अंदर 7% झाग शामिल किया, वो भी आप लोगों की ख्वाहिश पे, ठीक है। उसके अंदर ही 10% के अंदर इसका प्रिजर्वर भी आ गया है, इसका झाग भी आ गया, लेकिन 90% इसके अंदर एक्सट्रैक्ट है सारा, और सारा हर्ब्स का। ये हर्ब्स जो आप लोगों को नजर आ रही हैं, ये हर्ब्स जो आप लोगों को नजर आ रही हैं, ये सब कुछ इनका एक्सट्रैक्ट डाला गया है। अगर आप लोग इस बात को समझ जाएं कि पैराबीन फ्री शैम्पू सल्फेट फ्री, उसके अंदर झाग नहीं होता, वो कुदरती एक झाग होता है, तो आप इसके साथ भी अपना शैम्पू तो आप ये सेफ है कि जो डेली शैम्पू कर रहे हैं जिनकी मजबूरी है उनके लिए ये सेफ है? डेफिनेटली सेफ है, डेफिनेटली सेफ है। आप इसको सिर्फ थोड़ा सा, आप ना सोचे ना कि हमने झाग बनाना, आप एक बात सोचे कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं ना, सुबह उठते हैं, ये भी मैं आप लोगों को एक टिप देती, इसलिए मैं कहती पूरा प्रोग्राम मेरा देख लिया करें, क्योंकि अचानक से मेरे जहन में आमद होती है। ये मैं आप लोगों को एक टिप देके जा रही कि सुबह उठते ही आप अपना, चाहे आपका जितना महंगा मर्जी महंगा आपका फेस वॉश, आप कभी भी फेस वॉश के साथ अपना फेस ना वॉश करें। इसी तरह, हाँ जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है। जो हमारा कुदरती सीबम है, हम सुबह उठते सबसे पहले उसको आउट कर देते हैं, ठीक है। जो हमारी स्किन एक ऑयली कुदरती एक ग्लैंड हमारा जो चिकनाई प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन यंग और खूबसूरत रहती है, हम सुबह उठते सबसे पहले उसको रिंस कर देते हैं। फिर हमारी स्किन, आप देखते हैं जैसे आप फेस वॉश करते हैं मुंह अकड़ जाता है, ऐसे ही होता है ना, या फौरन से आपको मॉइस्चराइजर लगाना होता है, तो आप कुदरती मॉइस्चराइजर जो होता है आप उसको साथ रखें। जब आप ब्रेकफास्ट कर लें, जब आप उठे हुए तकरीबन आपको 2 घंटे बाहर निकलना है, जब आप वॉक शॉक करें, तो उसके बाद आप फेस वॉश
अच्छे फेस वॉश के साथ, ऑर्गेनिक फेस वॉश के साथ आप फेस वॉश कर सकते हैं। फौरन से फेस वॉश मत किया करें। इसी तरह से मैं कहती हूँ कि जो झाग वाला मामला है ना, बालों में झाग उठाना है, ये सारे के सारे जो आपका कुदरती सीबम है उसको रेंज कर देता है। तो इसीलिए पैराबीन फ्री शैम्पू, इसीलिए ऑर्गेनिक शैम्पू, ये आप घर में भी शैम्पू बना सकते हैं। कोई इतनी बड़ी इसमें लॉजिक नहीं। मैंने तो देखे ना, आप लोगों के लिए शेल्फ लाइफ की वजह से बनाई है, लेकिन आप खुद बनाएं। मैं ये बात अभी रह रही थी, ठीक है। ये चीजें ले, ठीक है। मैंने क्या लिया है, हिबिस्कस लिया है, फूल लिया है, इसके पत्ते लिए हैं, साथ में एलोवेरा है और साथ में हमारे पास क्या है, कड़ी पत्ता। ठीक हो गया। रात को आपने इसमें, जिस तरह मैंने केराटिन मास्क बताया था, उसके अंदर आपने डालना क्या है, उसके अंदर आप साथ में थोड़ा सा आंवला, ठीक है, आंवला आप रात को थोड़ा सा सोक कर दें और 2 से 3 सिर्फ अरीठे डाल के, छिलके डाल दें उसके, आप करेंगे तो वो एक कुदरती झाग भी बनेगा और आपका सिर्फ 5 से 6 दिन जिसकी शेल्फ लाइफ होगी, फ्रिज में रख के आप इस्तेमाल करें। आपके बाल आप देखें कि आपके बालों को बढ़ने से, घना होने से, शाइनिंग आने से कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा, आप मर्द हजरात जो है उनका कोई गिला ना रह जाए, दाढ़ी के अंदर जो सफेद बाल आ जाते हैं, कुछ तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं उसके साथ, उन्हें बड़े अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बड़े फिक्रमंद भी होते हैं, उसका क्या हल है हमारे पास? उन बालों को किस तरह से जो है देखिए, उसके लिए खाने का है, ठीक है ना, उसके लिए खाने का है, ठीक है, कि दाढ़ी के अंदर, सर के अंदर और दाढ़ी के सर और दाढ़ी के बालों में फर्क होता है। क्योंकि इसके ऊपर मुझे अभी कोई 7 से 8 साल हो गए लगे हुए कि मैं इसका कोई अमोनिया फ्री कोई डाई बनाऊं। लेकिन डाई, अगर ये डाई, सिर्फ ये वाला डाई, जिस तरह मैंने लोहे की कढ़ाई में, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं दाढ़ी के बालों के लिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं डाई बना के लेके आऊंगी इसके साथ, ठीक है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक खाने की टिप दे देती हूँ। अगर आप उसको यूज कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के दाढ़ी के बाल जिनके थोड़े बहुत सफेद है वो रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन ये शर्त ये है कि आप लोगों ने सिर्फ वो 15 मिनट वाला नहीं करना कि 15 मिनट कलर लगाया आप समझे कि हो गए। ऑर्गेनिक के साथ, नेचर के साथ आपको कंटिन्यू चलना पड़ता है। चीजें क्या है, वही आंवला और मुरब्बा हरड़ आपने लेना है। 2 पीस सुबह आपने आंवले के लेने हैं और 2 पीस हरड़ के आपको शाम के वक्त आपने लेने, लेकिन दूध के साथ, ठीक है ना। दूध का 1 कप लाजमी हो। अगर आप लेट्स से, जैसा मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं मुरब्बे नहीं खा सकती, तो फिर आप क्या करें, तो फिर आपने ये करना है, ये ड्राई आंवला रखा हुआ है, ठीक है। आपने, हाँ जी, ड्राई आंवला जो है, ये मेरे हाथ चिकने पाउडर फॉर्म में कर लेना है, हाथ चिकने हो गए मेरे, हाँ जी, पाउडर फॉर्म में नहीं करना, आपने ये करना है, ये ड्राई जो पीस हैं आपने थोड़ा सा ये लिया, लेट्स से ये इतना सा ले लिया, ये 5 से 6 दाने नजर आ रहे हैं ना। रात को आपने पानी के अंदर इसको सोक कर देना है, ठीक है। साथ में 2 पीस आपने जोजोबा के डाल देने, ठीक हो गया। 2 लौंग डाल देनी, सिर्फ 3 चीजें आपने क्या लेना, 2 लौंग, 2 जोजोबा और ये इतने से 5-7 दाने जो भी हैं, ये आपने रात को पानी में सोक करके रख देने। सुबह उठ के अच्छे तरीके से, ये पीस इसी तरह रहेंगे, 3 गुना फूल जाएंगे, आपने इसको मिक्स करना है और वो पानी पी लेना है। आपकी कैल्शियम की कमी, आपके अंदर जो मेलानिन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हमारे बालों में कलर आता है, आपके वो मसला हल हो जाएगा, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा, आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। जितने मसले हैं, ये एक्सटर्नल जितने भी आपके प्रॉब्लम है, वो सारे हल हो जाएंगे और सारी जो परेशानी है आपकी वो भी दूर हो जाएगी। बाल गिर रहे हैं या सफेद हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का वक्त हमारे पास जो है वो अब खत्म हो चुका है। अभी नाज़रीन प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। और अब वक्त हो गया कि जनाब जान लिया जाए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत क्या है। तो जन्नत बताइए। बिल्कुल, नाजरीन, मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है, ताहम बालाई पंजाब, केपी, कश्मीर और शिमाली इलाकों में कहीं कहीं तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश का इम्कान है। आइए जानते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कल मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है और दर्जे हरारत कितना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलंदोबाला पहाड़ों की सरजमीन यानी गिलगित बल्तिस्तान की, तो जहां मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। तो सबसे पहले गिलगित का जिक्र करें तो गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 17 डिग्री तक रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 21 और कम से कम 14 डिग्री तक रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसम मुअत्तदिल जबकि दर्जा हरारत निस्बतन खुशगवार रहने की तवक्को है, जबकि पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक हो सकती है। अब रुख करते हैं सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर की जानिब, जहां बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। तो सबसे पहले मुजफ्फराबाद की बात करते हैं तो मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है।
श्रीनगर का जिक्र करें तो श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 33 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। ताहम आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। यानी कश्मीर के वासियों को गर्मी के साथ साथ बारिश का भी सामना हो सकता है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मेज़बानों की धरती यानी खैबर पख्तूनख्वा की। तो सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ताहम बालाई इलाकों में बादल बरसने की तवक्को है। तो सबसे पहले पेशावर का जिक्र करते हैं तो पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 34 डिग्री जबकि कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं और सवात का जिक्र करते हैं जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 27 और कम से कम 15 डिग्री तक रहने की तवक्को है। ताहम सवात, चित्राल, दीर, कोहिस्तान, शांगला, बटकरा, मानसेरा और एबटाबाद समेत बालाई इलाकों में बास मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अब नजर डालते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर। तो सूबे के बेशतर अजला में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ताहम बालाई और वस्ती पंजाब में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तो सबसे पहले बागों के शहर यानी लाहौर के मौसम का जिक्र करते हैं। तो लाहौर में कल ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री जबकि कम से कम 29 डिग्री रहने की तवक्को है और बारिश या गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का जिक्र करते हैं तो इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 32 डिग्री जबकि कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है जबकि बाज़ औकात में हल्की बारिश हो सकती है। औलिया का शहर मुल्तान का जिक्र करें तो मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 35 डिग्री जबकि कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर और गिरदोनवाह में कहीं कहीं तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। अब रुख करते हैं कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे बलूचिस्तान की तरफ। तो जहां सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहने की तवक्को है। कोयटा की बात करें तो कोयटा में कल ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 33 डिग्री जबकि कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। ताहम ह्योब, बारखान और शिमाल मशरक़ी इलाकों में कहीं कहीं तेज़ हवाएं चल सकती हैं। और अब चलते हैं वादी मेहरान यानी सिंध की जानिब और सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। सबसे पहले शहर कायद यानी कराची की बात करते हैं तो कराची में कल ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 31 डिग्री जबकि कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद का जिक्र करें तो हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 35 डिग्री जबकि कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मतलब जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान भी मौजूद है जबकि साहिली इलाकों में बादलों की मौजूदगी और समुद्री हवाओं के बायस मौसम निस्बतन मरतूब रह सकता है। तो मौसम का अहवाल आपने जाना। आगे बढ़ते हैं उज़ैर और बात कर लेते हैं कि मुल्क भर में सोने और चांदी की कीमतों को पर लग गए हैं और फी तोला सोना 800 रुपये मजीद महंगा होकर 4,57,336 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत में इजाफे के बाद मकामी सराफा बाजारों में भी शदीद तेजी देखी जा रही है जबकि चांदी की फी तोला कीमत भी बढ़कर 6,903 रुपये हो चुकी है। इस अचानक और मुसलसल इजाफे ने जहां आम खरीदारों को परेशान कर दिया है वहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या सोना जल्द 5 लाख रुपए की हद भी पार कर जाएगा। बिल्कुल जन्नत, ये तशवीश मौजूद है और सोने की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी और ख़ास तौर पर उन खानदानों के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। दूसरी जानिब ज्वेलरी मार्केट भी दबाव का शिकार है। तो क्या ये वक्त सोने में सरमायाकारी का है या फिर खरीदारों को इंतजार करना चाहिए? इन्हीं तमाम सवालात और सराफा मार्केट की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन मोहम्मद अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपके वक्त का। कहिएगा कि पाकिस्तान में फी तोला सोना 4,57,000 से तजावुज़ कर चुका है। इस अचानक और मुसलसल इजाफे की बुनियादी वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, इस वक्त जनरल सिचुएशन जो है वो ये है कि अमेरिका जो है वो शरह सूद के अंदर कमी करने जा रहा है, जो कि इन्वेस्टर्स ने एक जहन बनाया हुआ है कि यार अब शरह सूद में कमी होगी। प्लस ये कि डॉलर भी वीक हो रहा है। इसकी वजह से जो अभी गुज़िश्ता हफ्ते 2 डेटा है उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है इन चीज़ों ने। और सोने की कीमतें जो $4,000 पर ट्रेड कर रही थी उसमें एकदम हमने देखा कि इस वीक के अंदर $400 का इजाफा हुआ
और आज हम जो है $4401 पर इस वक्त मौजूदा वक्त में 4,401 डॉलर पर ट्रेड कर रहे हैं 1 आउंस गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अच्छा, मरकजी बैंक जो है वो भी जो है खरीदारी अपनी नहीं रोक रहे, वहाँ भी बड़े पैमाने पर खरीदारी जारी है। प्लस जो हमारे माशी तौर पर मजबूत ममालिक हैं वो भी अपने रिजर्व जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं गोल्ड के अंदर। तो ये कुछ वजूहात है, प्लस जोग्राफियाई सूरत हाल भी है। देखें, ऑयल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो सोने की कीमतें नीचे आती हैं। गुज़िश्ता दिनों ऑयल की कीमतों में भी कमी देखी गई तो गोल्ड जो है उसके अंदर इन्वेस्टर आया और उसने गोल्ड परचेज शुरू किया और सोने की कीमतों में इजाफा हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि आलमी मार्केट में इजाफे के बाद क्या सोने की कीमत 5 लाख रुपए की हद पार करती दिखाई दे रही है? देखिए, जो नजर आ रहा है उस वक्त जो जोग्राफियाई सूरत हाल है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इसके अंदर तो एकदम तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से $400 बढ़े हैं तो मैं भी कि आने वाले दिनों के अंदर जो है सोने की कीमतों में मजीद इजाफा देखा जा सकता है और चांदी की कीमतों में भी मजीद इजाफा देखा जा सकता है, क्योंकि ये इस वक्त जो जोग्राफी सूरत हाल है इसके अंदर अमेरिका और ईरान की जो वॉर है और ये असल में एक ऑयल का जो बहरान है, आपने हर्मस जो है वो जब बंद होता है तो ऑयल कीमतें शूट करती हैं और गोल्ड कीमतें नीचे आती हैं। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मामला कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो ऑयल की कीमतें भी नीचे आ रही हैं और गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो जो इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट कर चुके थे उनको भी थोड़ी सी राहत मिल रही है कि आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि हमारे जिस रेट में हमने खरीदारी की हुई है वो रेट हमें वापस आ जाए और हम नुकसान से बच जाएं। बिल्कुल नुकसान से बच जाएं। और अरशद साहब, हमें ये भी बताएं कि सोने के साथ साथ चूंकि कुछ लोगों की रेंज से बाहर निकल गया है तो चांदी की फी तोला कीमत भी अब हम देख रहे हैं कि 6,903 रुपये तक पहुंच चुकी है। तो चांदी की कीमत पे इजाफे के पीछे क्या अवामिल हैं और क्या जो लोग सोना अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें चांदी इस वक्त पे खरीदनी चाहिए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सोना और चांदी जो है खरीदते वक्त नहीं सोचना चाहिए, बेचते वक्त 50 बार सोचना चाहिए, क्योंकि दोबारा हासिल नहीं होता। अच्छा, जो बात आपने की कि इजाफा, तो एक वक्त हमने वो भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमत जो है 5,70,000 रुपए भी तजावुज कर गई थी। तो आज भी हम 1,20,000 रुपए माइनस में है गुज़िश्ता कीमतों से। जो अभी कल की ही सी बात है, 6-8 महीने पहले की बात है कि 5,70,000 रुपए पर हम ट्रेड कर रहे थे और आज हम 4,50,000 रुपए से तजावुज कर गए हैं। और ये कीमतें जो है अगर हम देखें तो जो कम हुई 4,20,000 तक सोना गया और हाईएस्ट जो है 5,70,000 था, लेकिन आज के दिन हम 4,50,000 रुपए 4,55,000 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं। तो एक इजाफा है और इसमें काफ़ी लोगों ने जो है चांदी में भी खरीदारी की, गोल्ड में भी खरीदारी की, क्योंकि फोरकास्ट यही थी कि सोना 6 लाख रुपए से ऊपर चला जाएगा और चांदी जो है 2,000-2,500 रुपए तोला हो जाएगी। तो छोटा सरमायाकार, बड़ा सरमायाकार, आलमी सरमायाकार जो है वो सब सिर्फ से परचेज कर रहे थे, सेलिंग नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन एकदम बहरान आया और ये जंगी सूरत हाल पैदा हुई, इसके वजह से आपने हरमस बंद हुआ और ऑयल कीमत जो $100 से $120 पर तजावुज कर गई। इसकी वजह तमाम बड़ा आलमी इन्वेस्टर जो था वो गोल्ड के वो ऑयल के अंदर ट्रेड शुरू कर दी उसने और सोने की ट्रेड रुक गई, जिसकी वजह से माइनस होती हुई मार्केट जो है $3,950 तक पर औंस पर आई और उसके बाद जो है फिर दोबारा वो तेजी का सिलसिला शुरू हुआ और आज हम $4,400 पर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि शादी ब्याह के सीज़न में आम शहरी इतने महंगे सोने के साथ कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? लोग किन मुतबादिल ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं? देखिए, शादी ब्याह के मौके पर तो एक कोई ज़रूरत होती है, लेकिन मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बात कहूँ कि अब परचेजिंग पावर नहीं रहा आवाम के अंदर। एक मुतवसत तबके में एक मतलब एक सोना जो है खरीदना मतलब कोई आसान काम नहीं रहा, क्योंकि शादी के बजट के अंदर जो है मतलब सबसे महंगा जो ऑप्शन है वो गोल्ड ज्वेलरी ही है। अगर 1 तोले का सेट लेने जाते हैं तो वो भी 5 लाख रुपए तक का पड़ता है और 1 तोले में ब्राइडल सेट नहीं बनता, उसके लिए कम से कम भी 2 से 2.5 तोले गोल्ड दरकार होता है। तो लोग यही करते हैं कि किसी के पास वालदा का या कोई मुतबादिल ऐसी चीजें होती हैं जिसको समेट कर वो अपना एक ब्राइडल सेट जो है वो बनवाते हैं। तो यही सिलसिला चल रहा है
लेकिन खरीदारी का रुझान जो है बहुत कम है गोल्ड ज्वेलरी का। मुतबादिल अगर चांदी कीमतें जो है वो 5,000 6,000 रुपये तोला फॉर एग्जांपल अगर हो जाती हैं, तो फिर हम समझते हैं कि गोल्ड जो है वो चांदी जो है वो सोने की जगह लेने जा रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद साहब आपके वक्त का। आप हमें मार्केट की मौजूदा सूरत हाल से बता रहे थे, ख़रीदारी का क्या रुझान है, और यकीनन आपने दुरुस्त कहा कि मुतवसत तबके के लिए शादी ब्याह के मौके पर सोने की ख़रीदारी जो है वो बहुत एक मुश्किल काम बन चुका है, और लोग जो हैं उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कोई ख़रीदारी का ज़्यादा रुझान भी नहीं है। अलबत्ता चांदी की तरफ जो लोग हैं वो ज़्यादा माइल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर के खूबसूरत मनाजिर एक्सप्लोर करने के बाद हमारी एंकर और साथी माहम शाहिद अब पहुंची हैं कुदरती हुस्न से मालामाल मलेशियन जजीरे लंकावी। अपनी साफ सुथरी सफ़ेद रेत, नीली रंगत के शफाफ समुंदर और पुरसुकून माहौल की वजह से लंकावी दुनिया भर के सयाहों की पहली तरजीह शुमार होता है। और माहम ने जजीरे के खूबसूरत साहिल पर पहुंचकर वहाँ के दिलकश माहौल और कुदरती हुस्न का बहुत ही करीब से नज़ारा किया है, और उनकी आंखों ने तो बहुत कुछ देखा है, लेकिन हमें कितना कुछ दिखा पाई हैं ये हमें देखना। अच्छा, माहम जाहिद ने साहिल पर सूरज गरूब होने का दिल फरेब नज़ारा अपने कैमरे में महफूज किया। सुनहरी किरणों का समंदर की लहरों से मिलन और शाम के वक्त साहिल का बदलता रंग एक अजीब सा जादू जगा रहा था। यही नहीं, रात की तारीकी पहलते ही साहिल पर शानदार फायर शो और फनकारों के सहर अंगेज करतब और आग के रिवायती रक्स ने भी तमाम सयाहों को हैरत में मुब्तला कर दिया। आइए आपको भी कुदरती हुस्न से मालामाल लंकावी लिए चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं मलेशिया में हूं और मलेशिया में इस वक्त लंकावी में मौजूद हूं। और लंकावी के नाज़रीन, हम दो मुख्तलिफ अमेजिंग स्पॉट्स जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे मिलकर। ये लंकावी में ईगल स्क्वायर है और रेडिश ब्राउन ईगल को ऑफिशियल और मोस्ट फेमस सिंबल कहा जाता है लंकावी का। लंकावी के बारे में ख़ास बात आपको बताते चलूँ कि ये सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, बल्कि आइलैंड से भरा हुआ लैंड है। 99 आइलैंड्स यहाँ पर मौजूद हैं और टूरिज़्म के एतबार से ये जगह भी बहुत अहमियत की हामिल है। यहाँ पर लंकावी जियो पार्क है और इसके साथ साथ बोटिंग के लिए भी ख़ासा इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने खासा लंबा सफ़र तय किया है। 6.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पोर्ट पर पहुँचे और वहाँ पर हम फेरी में बैठे और 1.5 घंटा फेरी का सफ़र तय करने के बाद हम लंकावी पहुँचे थे। लेकिन ट्रस्ट में इस सफ़र के दौरान जो नज़ारे थे वो बिल्कुल फिल्मों जैसे थे। अब जब फिल्मों की बात हो रही है तो हीरोइन की तरह मैंने भी थोड़े एक्शन मार ही लिए। और ये मंजर देखें, पानी ग्रीन से ब्लू कलर में तब्दील हो रहा है। ये सफ़र और आसपास के तमाम नज़ारे इस कदर खूबसूरत और फैसिनेटिंग थे कि मैं एक लम्हा भी नीचे फेरी में सीट पर जाकर नहीं बैठी। और फाइनली हम पोर्ट पर पहुंच गए। यहाँ से फेरी से उतरे और हम पहुंचे लंकावी। तो अब चलते हैं अपने पहले स्पॉट की तरफ। लें जी, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि आगे का सफर और भी बहुत दिलकश है। एंड नाउ लेट्स गो टू द बीच। जनाब, यहाँ आकर तो मैं पकड़ी नहीं जा रही। शानदार, इतनी पीसफुल गुड मॉर्निंग हो रही है मेरी। वाओ, इस वक्त मैं बीच पर हूँ लंकावी के और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ अपने सामने का। भाई, अगर मुझसे कोई पूछे बीच या माउंटेन तो आई वुड से आई लव बोथ। और पीछे आप पानी का शोर सुन सकते हैं।
अब थोड़ा पानी के पास चलते हैं। जनाब, मेरी तो कोई मेन कैरेक्टर एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है। और बीच पर आकर मुझे एक चीज रियलाइज हुई है कि कुछ शोर कितने कामिंग, कितने सूदिंग और कितने पीसफुल लगते हैं। सी थेरेपी कर रही हूँ क्योंकि जनाब, समंदर के पास वक्त गुजारने से मूड बेहतर होता है, एंजाइटी में कमी आती है, दिमाग को ब्रेक मिलता है, नींद बेहतर होती है। इतना काम, इतना पीसफुल व्यू है। दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। आप बस मेरी खुशी चेक करें। और अब बीच वाइब के साथ फुल वाइब करते हैं, थोड़ी पोजिंग शोजिंग करते हैं और अपना शूट करते हैं। सी थेरेपी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बॉडी एक्टिव रहती है, क्रिएटिविटी बढ़ सकती है और इसके साथ साथ माइंडफुलनेस में मदद मिलती है। ओवरऑल रिलैक्सेशन के लिए बहुत बेहतरीन है। अब जनाब चलते हैं क्योंकि शाम ढलने वाली है और जैसे जैसे शाम ढलती है बीच का व्यू मज़ीद दिलकश होता चला जाता है। बीच पर वॉक और पानी की लहरों को महसूस करना दिमाग को रीसेट करने जैसा है। मंजर इतना हसीन होता चला जा रहा था कि मैंने सोचा कि फौरन से कैप्चर कर लिया जाए। कैप्चर करने के साथ साथ हमने डुबकी लगाने की भी फुल तैयारी कर ली। ले जी, फुल स्वैग के साथ मैंने पानी में डुबकी लगाई और डुबकी लगाते साथ ही गोल्डन आवर स्टार्ट हो चुका था, यानी कि सनसेट। जाते सूरज ने ऐन मेरे फेस पर शुआएं डालकर इस मोमेंट को मोस्ट मेमोरेबल बना दिया। बस फिर हमने भी खूब एंजॉय किया। पानी पर पड़ती इन सूरज की शुआओं ने 4 चांद की जगह 4 सूरज लगा दिए। बैठकर थोड़ा रेस्ट किया, सनसेट को एंजॉय किया। उसके बाद सूरज भाई साहब ने कहा बस करो माहम, मेरी जान छोड़ दो, और वो फाइनली बाय बाय कहकर चला गया। फिर जनाब आया रात का ये दिलकश मंजर। जैसे ही रात ढली, भाई यहाँ तो माहौल ही बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और हम भी बदल गए थोड़ा सा। ये वो लोग हैं जो बीच पर सही आग लगा रहे हैं। इस कमाल फायर शो पर तालियां बजाना तो बनता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल ने चाहा कि इस फायर शो के लिए पंजाबी में कमेंट्री होनी चाहिए जैसे पाकिस्तान में कुश्ती के लिए होती है, लेकिन मैं इतनी माहिर हूँ नहीं, अनफॉर्चुनेटली। एक बेहतरीन और यादगार दिन गुजारने के बाद मैं बहुत थक चुकी थी और बस सोना चाहती थी। मैंने बीच को किया बाय बाय। ये देखें, एंकर माहम आप बगैर मेकअप के भी अब देख सकते हैं। जनाब यहाँ से निकले तो सामने हमने क्या देखा, ये देखें जी, बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये जगह थी। बच्चे बड़े एक्साइटेड हुए। बच्चों को देखकर थोड़ी मैं भी एक्साइटेड हुई और दोबारा से मेरी एनर्जी बहाल हो गई। लेकिन फाइनली मैंने तय कर लिया था कि बस अब मैंने घर जाना है। वापसी पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे टैनिंग हो चुकी है। इसका प्लीज़ कोई हल बताइएगा। तो नाज़रीन, आज के बीच डे से इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जनाब बहुत ही खूबसूरत जजीरा है और साहिल समुंदर है जहाँ पर हम जो हैं वो सैर कर रही हैं। और जन्नत, आपका भी दिल कर रहा होगा जाने का, छुट्टियाँ लेने का? यकीनन मेरे ख्याल में जो भी देख रहा है, जो पीसीआर में बैठे तमाम लोग देख रहे हैं, आप भी, सबका दिल कर रहा है। और ट्रैवल करना, दुनिया देखना तो सबको ही पसंद है।
देखिए इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो तो आपने करना है, वो तो अलग बात है, लेकिन इंटरसिटी ट्रैवल जो है वो भी लगता है कि मुश्किल होने जा रहा है जन्नत। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल आज 5वें रोज में जा रही है। विफाकी हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात एक बार फिर नाकाम हो गए हैं। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान का कहना था कि विफाकी या सूबाई हुकूमतों की किसी ज़बानी यकीन दहानी में अब नहीं आएंगे। जब तक मुतालिबात का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, हड़ताल ख़त्म नहीं की जाएगी। और सबसे ज़्यादा अहम बात यह कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के बाद अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी हड़ताल में शामिल होने के इशारे दिए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद होने का खतरा भी पैदा हो चुका है। पेट्रोल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल, बढ़ते टोकन और टोल टैक्सेस ने इस इंडस्ट्री को भी बहरान में मुब्तला किया है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बस एंड टर्मिनल एसोसिएशन असबतुल्लाह नियाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब आपके वक्त का। गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल को देखें तो आज उनका 5वां रोज चल रहा है। आपकी एसोसिएशन इस मामले पर गौर कर रही है कि आप लोग भी उन्हें ज्वाइन करने जा रहे हैं हड़ताल? देखिए कॉज तो तकरीबन एक ही है, मगर ये है कि दो अलहदा पाकिस्तान में ना दो ही एयर में भी जाएं, दो ही सोर्सेज हैं, एक पैसेंजर और एक कार्गो। रोड रेल पे आए तो उस पर भी पैसेंजर एंड कार्गो, अगर रोड पे आए तो पैसेंजर और कार्गो, ये मतलब एक एफिलेशन से हैं। तो देखें उनके जायज़ जो भी मुतालबात हैं उनको हुकूमत को मानना चाहिए। इसमें से एक दो, जैसे कि डीज़ल का मसला है, ये हमारा भी है जी और उनका भी है, तो इसमें हुकूमत को मेरा ख्याल है इस पर इतने ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें नहीं होना चाहिए ठीक, इसलिए कि देखें अगर आज मेरी गाड़ी, सपोज़ मैं कार्गो की बात करता हूँ, जब अपने पैसेंजर की कराची से रवाना हो रही है, उसने गाड़ी ने तीसरे दिन लाहौर पहुँचना है, तो हर रोज़ का उसका तो उसने तो फेयर उस हिसाब से लिया ना जहाँ से चला है, और पहुँचते दफ़ा 3 दफ़ा उसको जो है चेंजेस आ गए, वो कहाँ से फेयर करेगा। तो अब ये है कि अगर सिलसिला देखें, अभी पिछले 1.5 महीने से लेकर रुपया 2-2 रुपये करके जी इसको जो है यहाँ तक पहुँचा दिया गया, 70 रुपये तकरीबन बढ़ गया डीजल। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने, मैं तो यही समझता हूँ कि शायद कोई इन्होंने पॉलिसी ये की है कि एकदम से जब इतने ज़्यादा पैसे बढ़ाते हैं तो एक शोर सा उठता है। तो अब ये है कि अगर थोड़े थोड़े करके बढ़ाए तो 70 रुपये तो बढ़ गए। अब आम शहरी को तो नहीं समझ आई, जो यूज़र है मेन। देखिए इस्मत साहब, आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी कि कराची से रवाना हुआ 3 दिन में पहुंचना है और 3 दिन में हर रोज़ जो है कीमत चेंज हो गई है, आपने तो फिर वही लिया हुआ है। तो यानी आप जो हफ्ते बाद था उस पर भी आप किसी हद तक रजामंद थे कि चलें हफ्ते बाद भी आप कर लें तो भी ठीक है, लेकिन ये डेली वाला जो है काबिल कबूल नहीं जी। बिल्कुल, देखिए हम लोग पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान में रहना है, हमने पाकिस्तान के निज़ाम में चलना है। तो हमारा जहाँ तक था कि हम इसमें हुकूमत के साथ ताउन कर सकते थे, लेकिन अब खुद ब खुद गाड़ियाँ खड़ी होनी शुरू हो गई। अच्छा, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी यही सूरत हाल बनती जा रही है कि अब देखिए ना, एक मेरी गाड़ी अगर कोई इस्लामाबाद जाती है या पेशावर जा रही है या लाहौर से मुल्तान जा रही है, उसमें कोई पैसेंजर भर के तो नहीं जा रही कि जी पक्का पता हो जी भर के जा रही है। फिर कंपटीशन का दौर है, इसमें अच्छी से अच्छी गाड़ी आई हुई है और हर तरफ से ये है, तो आम जो है जो इसमें फैक्ट्री है वो क्या करेगा, ठीक है ना। अब उसने सबसे अहम इशू इसका है, और हमारे मुल्क में एक और बड़ा अलमिया है कि जब भी कोई रेट चीज़ बढ़ती है, जैसे डीजल बढ़ गया, तो साथ ही जितनी इससे रिलेटेड एसेसरीज हैं उनके रेट बढ़ गए। अगर डीजल कम भी हुआ है तो वो नहीं कम, खुरोनोश की सप्लाई भी होनी है, वो भी डीजल गाड़ियों पर ही होनी है, नहीं वो कम नहीं होनी। जैसे अभी अगर ऑयल फिल्टर्स हैं जो हम ऑयल यूज़ करते हैं गाड़ियों में, वो भी महंगे हो गए, वो भी टायर हैं, दूसरी चीज़ें, ये जब महंगी हुई हैं तो जब अगर डीजल कम भी हुआ है तो ये नहीं कम होती, ये फिर भी ऊपर ही जाती है। नियाज़ी साहब, आप इस मामले पर रहनुमाई करें। चले ये तो हमें समझ आती है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डीजल की बढ़ गई, टोल टैक्स क्यों हम देखते हैं कि हर 3-4 महीने के बाद बढ़ा दिया जाता है, वो भी क्या इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करता है? ये तो देखिए पक्की बात है, हमारे पास तो बहुत से जवाब हैं जी कि मैं और भी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं यहाँ बैठ के तो नहीं कर सकता, मगर देखें अभी जो गोल्ड है कितने के लोग खरीदार हैं इसके, कोई है किसी की पहुँच पे नहीं है, तो लोग उसका रेट क्यों चढ़ रहे हैं।
गैम्बलिंग हो रही है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत को ये चाहिए कि ऐसे निज़ाम, देखिए पेट्रोल पंप जो पेट्रोल बेचने वाला जो है वो अलग मुसीबत में है जी। कि अब उसने एक रेट पे लिया है, ठीक है, अगर रेट बढ़ गया तो उसका प्रॉफिट है, कम हो गया तो वो फिर लॉस में है। मतलब कोई भी अच्छा, ये पेट्रोल पंप स्टेबिलिटी। वाले असमतुल्लाह न्याजी साहब, आप बेहतर हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। ये हम देखते हैं कि जब तो कीमत बढ़नी होती है तब तो इनके पास वाफिर पेट्रोल होता है, जिस दिन कीमत कम होनी हो, चाहे 5 रुपए हो 10 रुपए हो, ये सप्लाई आम पेट्रोल की रोक देते हैं और दिखाने के लिए कि जी पंप खुला हुआ है, आप जाएंगे तो कहेंगे सिर्फ हाई ऑक्टेन मौजूद है और कोई पेट्रोल मौजूद नहीं है। तो ये भी इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल है। हमारे देखें इतनी एजेंसियां हैं, कोई भी ऐसा चेक करे अगर थोड़ा सा हम इस पे हुकूमत जो है तवज्जो दे तो मेरा ख्याल है ये काम तो खैर रुक सकता है, बड़ा आसान से रुक सकता है। मगर ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे अहम चीज़ है वो है कम्युनिकेशन। जी, कम्युनिकेशन में जो ट्रांसपोर्ट जो है सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि देखें पूरा मुल्क जो है जितनी आपकी निज़ाम जितने भी, अभी देखें मेरी अगर एक शोबा है जिसमें बसेस जो हैं या छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ सारी ऑफिस और फैक्ट्रियों में पैसेंजर लेके जाती हैं, जो स्टाफ लेके जाती हैं, अगर वो रुक जाएं, स्टाफ ही ना जाए जी, तो फैक्ट्री चलेगी कैसे, तो सर इसका कुछ ऑफिस कैसे चलेगा, एम्बुलेंस कैसे चलेगी। इसका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। सोल्यूशन ये है, देखिए बड़ी अच्छी बात है, शुक्र है। मैं तो खान साहब, अलीम खान साहब जो है वो तो कभी किसी से मिलते नहीं हैं, पहली दफ़ा शायद उनको एहसास हो गया कि ये भी कोई इंडस्ट्री है, इसको देखना चाहिए। तो देखें रोड पर लोग क्यों आते हैं, जब कारोबार क्यों बंद करते हैं। देखिए ना, मैं अगर अब सोच रहा हूँ, मैं भी अपने इस शोबे को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हम भी आपस में मुशावरत कर रहे हैं क्योंकि मुश्किलात हमारी भी बढ़ती जा रही हैं। ठीक, तो अगर मुझसे हुकूमत बैठ जाए, इससे पहले ही बैठ जाए, जो आज बैठ रहे हैं, तब ये टाइम हम देते हैं जी कि जी इतने दिनों में अगर हमारे मामला सुने गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उस वक्त ज़्यादा आसानियाँ होती हैं कि मेरे पास अगर मेरी चार्टर ऑफ डिमांड है, अगर मेरे से हुकूमत मेरी स्ट्राइक से पहले बैठ जाती है तो मेरे पास कुशन मौजूद होता है, ठीक, ऑप्शन मौजूद होते हैं। जब आप देखिए हर इस शोबे में मुख्तलिफ छोटी गाड़ी है, एक जिसको हम हाईएस्ट कहते हैं, उसके बाद एक कोस्टर आती है या छोटी गाड़ियाँ जो नॉन एसी, उसके बाद बगैर एयर कंडीशन बसें हैं, एयर कंडीशन बसें हैं, मुख्तलिफ हैं। तो इनके सब के जो है इस सिस्टम में आती है। इसी तरह कार्गो में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जी, तो उनके हर किसी के अलग अलग इश्यूज़ हैं। तो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक का इशू नहीं होगा तो कैसे काम होगा। अब वो सब के इशूज़ जो है वो उनको करने हैं। तो ये हुकूमत का काम है, हुकूमत है इसलिए बनाई इसीलिए जाती है, हम अपने नुमाइंदों को भेजते इसीलिए हैं कि ये जाकर हमारे जो है हमारी वकालत करे और हमारे मामलात को समझे, क्योंकि ये हम में से होते हैं ना, अवाम में से जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आवाम की नुमाइंदगी करते हैं असमत साहब, और हम भी अपने प्लेटफॉर्म से आपने भी जितनी डिस्कशन की यही पैगाम देते हैं कि जनाब मुज़ाकरात के जरिए मिल बैठकर इनके साथ जो इनके मुतालबात हैं सुना जाए, चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें से जितने भी मंजूर किए जा सकते हैं उन्हें मंजूर किया जाए, इससे पहले कि सूरत हाल ख़राब हो जाए, लोग जो हैं कार्गो के लिए भी मसाइल हों, ट्रैवल करने के लिए भी मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हों और गाड़ियाँ जो हैं वो जनाब सिर्फ टर्मिनल्स की हद तक जो हैं वो वहाँ पर खड़ी हो जाएँ, तो यकीनन निज़ाम ज़िंदगी भी मफलूज होगा। बहुत शुक्रिया असमतुल्लाह न्याजी साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम में नाज़रीन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर के इलाके टाउनशिप में पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हिलाकत के हसास मामले पर जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन पर हिरासत के दौरान तशद्दुद के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं, जबकि दोनों खवातीन को मुर्दा हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। दूसरी जानिब थाने मुंतकली से कबल की एक वीडियो भी सामने आ चुकी है, जिसे पुलिस ने बाकायदा तफ्तीश का हिस्सा बना लिया है। इसी मामले पर दोनों खवातीन की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हुकाम को मौसूल हो गई है, जिसके मुताबिक जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं पाया गया, ताहम फेफड़ों पर स्याह धब्बे मौजूद हैं, जबकि जिगर, गुर्दे और मैदा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद थे। पोस्टमार्टम मौत के 2 दिन बाद आखिर क्यों किया गया, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं ये जान लेते हैं। नुमाइंदा सुनो न्यूज़ लाहौर मिर्ज़ा रमज़ान बेग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रमज़ान बेग। ये बताइएगा कि अगर हम देखें कि बहुत सारी वजाहतें आ रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये शोर थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि लोगों के लिए ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है कि दोनों खवातीन एक ही वक्त में किस तरह से उनकी डेथ हो गई। बताइएगा क्या ताज़ा तरीन आपके पास अपडेट्स हैं इस मुताबिक? जी बिल्कुल जी उज़ैर, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने बताया ना कि एक ही टाइम में दोनों ख़वातीन की जो हलाकत है
वो जाहिर सी बात है कि सोच से बालातर है और आवाम भी जाहिर है ये जानना चाहती है कि इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे। लेकिन जाहिर है जो इब्तदाई रिपोर्ट भी आई, फिर तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई और इसके बाद जुडिशल इंक्वायरी भी कंप्लीट होगी तो उसको जुटलाया नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है सरकारी ये मामला है और ये सरकारी सतह पर ही पोस्टमार्टम जो हुए हैं। पहली बात तो ये है कि 4 अगस्त को जब ये 2 खवातीन को गिरफ्तार किया जाता है टाउनशिप के बी ब्लॉक में, तो उस वक्त ये सेहतमंद थी और इससे कबल भी वीडियो पे अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि दोनों खवातीन बड़ी हंसी खुशी एक दूसरे से बातें कर रही थी। और जब इनको 2:52 पर 15 की कॉल होती है, पुलिस 3:11 पर मौका पर पहुंचती है और 3:26 पर इनको थाने लेकर आती है। अब ये सारी फुटेज मौजूद है। उस दौरान तक ये दोनों खवातीन जो अनमोल और आमना सेहतमंद थी, थाना जो मुहर्रर है उसकी भी फुटेज हमारे पास मौजूद है और उसमें देखा जा सकता है कि वो मुहर्रर के कमरे में बैठी हैं। इसके बाद वो उठ के सेहन में जाती हैं, तफ्तीश होती है, लेकिन अचानक से उनकी 7 बजे के करीब तबीयत ख़राब हो जाती है और दोनों को हस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ जाती हैं। पुलिस का ये कहना है कि वो हस्पताल पहुंच के दम तोड़ गई, लेकिन हमारे ज़राए ने ये बताया कि एक जो टाउनशिप थाने वहाँ पर ही हलाक हो चुकी थी और दूसरी हस्पताल पहुंचने से कबल। अच्छा। अब इसके बाद 176 की कार्रवाई होती है जिसमें बोर्ड जो बैठता है मेडिकल 3 रुकनी, वो बोर्ड इसका पोस्टमार्टम करता है और इस इब्तदाई रिपोर्ट में ये आता है कि इनका दिल जो हो ब्लॉकेज हो गया था जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़ होगी। उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड की तफसीली रिपोर्ट आती है उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा होता था इनके जो फेफड़े हैं वो स्याह धब्बे उन पर मौजूद थे और ये तभी मौत जो है वो इसको करार दिया जाता है। लेकिन सवाल फिर उठता है कि आखिर दोनों एट अ टाइम ही इनकी मौत वाक़या कैसे हो गई, तो ये भी अभी सवाल है। लेकिन असल जो चीज़ है वो है अब रिपोर्ट PFSA की जो नमूने भिजवाए गए हैं, वो असल जो रिपोर्ट है वो आएगी फ्रांसिक की और उसके बाद मजीद हकायक से पर्दा उठेगा। दूसरी तरफ ये भी देखा जाए जो CCP लाहौर बिलाल सिंह कमियाना ने गुज़श्ता शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी उन्होंने कहा कि जुडिशल इंक्वायरी हर तरह से कंप्लीट होगी, पोस्टमार्टम भी आ गया, उसमें हमें कोई ऐसे तशद्दुद के निशाना नहीं मिले जो हम कह सकते हैं कि थाना टाउनशिप की कोई गफलत, लापरवाही या उन्होंने इन पर कोई तशद्दुद किया हो, इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। क्योंकि थाने में मुहर्रर के कमरे से लेके SHO तक के और इन्वेस्टिगेशन के कमरे तक तमाम CCTV कैमरेज लगे होते हैं और किसी जगह पे भी उनका कहना है कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि उन पर बिल्कुल इस तमाम तर मामले की तहकीकात हो रही हैं, लेकिन अभी भी यही सवाल है कि दोनों खवातीन की एक साथ मौत कैसे वाक़ई हो सकती है। दोनों खवातीन पुलिस की हिरासत में थीं और एकदम से उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जान की बाजी हार गई। अब देखते हैं कि क्योंकि तहकीकात तो हो रही हैं, क्या अवामिल सामने आते हैं। हमारे नुमाइंदे रमज़ान बेग हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर डिटेल्स दे रहे थे। रमज़ान आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर रोज़ाना 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स करने का जो रिवाज है वो बड़ा आम हो गया है और फिटनेस चैलेंज और रुझान तेज़ी से मकबूल हो रहा है। हर कोई कम वक्त में बेहतरीन बॉडी शेप और मजबूत जिस्म हासिल करने के लिए इन चैलेंजेस का हिस्सा बन रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या बगैर तैयारी के रोज़ाना 100 पुशअप्स की जो तादाद है मुकम्मल करना वाकई फ़ायदेमंद है या जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर हमारा मकसद पेट और कमर के मसल्स को मजबूत करना है तो पुशअप ज़्यादा मौसर हैं, स्क्वाट्स या फिर प्लैंक्स करने चाहिए। माहिरीन के मुताबिक गलत अंदाज में पुशअप्स करना कंधों, कलाइयों और कमर के शदीद दर्द का बायस बन सकती हैं। तो एक दुरुस्त और बैलेंस फिटनेस रूटीन क्या होनी चाहिए, इन्हीं तमाम सवालात और वर्जिश के सही तरीकों पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ फिटनेस एक्सपर्ट कुलसुम भट्ट साहिबा। कुलसुम साहिबा वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आप भी देखनी होंगी कि सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड चल रहा है जी, 100 पुशअप्स करने हैं, 100 स्क्वाट्स करने हैं। ये तो आप 1-2 बॉडी पार्ट्स को टच कर रहे हैं। बैलेंस क्या होनी चाहिए एक्सरसाइज और कितनी देर की एक्सरसाइज होनी चाहिए? इस मौसम के हवाले से देखें तो एक्सरसाइज 40 मिनट्स 45 मिनट्स इनफ है।
और 100 पुशअप्स तो कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है, और कोई बिगनर आके कहे जी मैं कर सकता हूँ तो वो तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि वो उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, आपका जो पट्ठों का खिंचाओ, बैक पेन, तो बैक पेन निकला है तो बेड से वैसे ही नहीं उठ सकते, बैक पेन खिंचाओ तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। और 100 तो एक्सपर्ट के लिए ही है कि टारगेट, और वो अचीव कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा तो नहीं। अच्छा, ये कोर मसल से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब होता है? ये कोर मसल यानी कि वो हमारे पेल्विक के मसल्स और हमारे जो बैक का है, बैक का नीचे वाला पोर्शन और पेल्विक के मसल्स को एंगेज करता है। ये कोर मतलब कि बेली का, पेट का जो हमारा मसल्स है उसको टारगेट करता है। अच्छा, इसके लिए हमें बताएं कि जो लोग कह रहे हैं जी हम पुशअप्स कर लेंगे, हम जी कुछ और एक्सरसाइज कर लेंगे, ये आपके कोर को कैसे बेहतर कर सकती हैं? इसके लिए प्लैंक ज़्यादा बेहतर नहीं? प्लैंक बेहतर है, क्योंकि प्लैंक से ये है कि आपका वो जो पोस्चर है वो भी ठीक रहता है, और उसके साथ जो कोर है वो एंगेज होता है, और बैक का पोस्टर भी ठीक हो जाता है। तो बिगनिंग में कितने मिनट करना चाहिए? 1 मिनट इज इनफ फॉर बिगनर? अगर बिगनर कर रहा है तो 20 सेकंड से स्टार्ट करेगा प्लैंक। अच्छा, और वो प्लैंक अगर कर रहा है तो फिर उसे वो उसके 3 सेट्स तो करने चाहिए, और उसमें देखना है कि उसमें कितने मिनट्स तक वो होल्ड कर सकता है। अच्छा कुलसुम, हमें कोई बैलेंस आप बताएं, फिटनेस रूटीन भी बताएं, जो ख़वातीन भी घर बैठे देख रही हैं, हम क्योंकि सुन भी रहे होते हैं कि हम 7 मिनट का वर्कआउट कर रहे हैं यूट्यूब से देखकर, या फिर हम इतने मिनट का कर रहे हैं, तो हम एक बैलेंस वर्कआउट भी बता दें जो कि हर कोई इजीली अपने घर में या ऑफिस में बैठ के कर भी सकता है। और ऑफिस का, और ये जो आजकल ये भी लेडीज़ ने ट्रेंड पकड़ा हुआ है कि जी यूट्यूब खोल के हैं और वो फ़ौरन जो भी कोई भी यूज़ कर रहा है, जैसे कि बॉलीवुड को देख के भी कर रही हैं, तो ये भी गलत है। अच्छा, तो अब क्योंकि सबकी बॉडी पार्ट्स चेंज होते हैं, सबका जो है हर एक्सरसाइज हर लेडीज़ के लिए नहीं होती, तो वो देख के जो भी आपने यूज़ कर लेना, फिर आप कहते हैं कि जी ये हमारे लिए है, आप पहले उसको आप पहले एक्सपीरियंस करें, आप पहले देखें कुछ जॉइंट्स इशू, कोई कुछ इश्यूज होते हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री के इश्यूज, तो आपको हर एक्सरसाइज देख के, हाँ जी, हर एक्सरसाइज देख के आपको वो ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। आपको अगर इतना ही है कि आपने मीडिया से ही देख के ज्वाइन करना है, तो आप पहले उसकी पूरी तफ्तीश देखें, उसको पूरा सर्च करके फिर आप स्टार्ट करें। बिल्कुल ठीक है। तो कुलसुम, आप हमें ये हमारा एरिया, इसमें आप हमें कुछ एक्सरसाइजेस करके बता दें जो कि फीमेल स्पेसिफिक हो जाए और ख़वातीन जो है बड़ा इजीली उसको कर भी सकें। हाँ जी, सबसे पहले तो लेडीज़ जब जिम में या अपने घर में एक्सरसाइज स्टार्ट करती हैं तो वो थोड़ी सी बॉडी को 5 मिनट के अंदर वार्म अप कर लें। पहले 5 मिनट स्टार्ट करने के लिए बॉडी वार्म अप कर लें। बॉडी वार्म के लिए आप बॉडी ट्विस्ट कर लें, अपनी बॉडी ट्विस्ट करके फिर उसके बाद आप नेक ट्विस्ट कर लें, फिर आप हैंड्स रोटेट कर लें अपने। 5 मिनट के अंदर आप अपनी ये जो 2-3 एक्सरसाइजेज हैं बॉडी वार्म अप के लिए आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप स्टार्ट करें, आप विदाउट इक्विपमेंट आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप करेंगे साइड टू साइड जैक। ये साइड टू साइड जैक आप ये कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये साइड टू साइड जैक आप करेंगे, जिस तरह आप 10 रैप्स कर सकते हैं, और 15 20 और के 3 सेट्स आप करेंगे। उसके बाद आप करेंगे स्क्वाट्स, जिसकी आप बात कर रहे थे स्क्वाट्स की। और ये स्क्वाट्स आप करेंगे, ये 1 2, ये आपने बैक को स्ट्रेट रखना है, और ये आपके कोर के एंगेज को भी और बैक को भी, इन दोनों को टारगेट करेगा। ठीक है, हाँ जी। 3 4 5, ये आपको क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, इन मसल्स को भी टारगेट करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने अब बेली की आप करना चाहते हैं, जिस तरह आप बेली के तो आप घर में कर रहे हैं विदाउट इक्विपमेंट, तो आप ये हाँ हैंड रख के ये एल्बो, ये 1 2 3 4 5, ये आप 3 सेट्स आप कर सकते हैं, ईच साइड 10 20, ये डिपेंड है। ठीक है, आप पे डिपेंड है। और इस तरह ही आप दूसरी साइड करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद आप प्लैंक की बात करें। प्लैंक जो है एक फुल प्लैंक है और एक शॉर्ट प्लैंक है। जो प्लैंक आप फुल प्लैंक आप करेंगे तो आप बैक स्ट्रेट रखेंगे, आप ये प्लैंक करेंगे, ये आप 10 सेकंड 20 सेकंड जितना आपको होल्ड हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका फुल बॉडी प्लैंक है। ठीक है, उसके बाद आप कंफर्टेबली आप कर रही हैं सांस भी नहीं इतना आपको आम लड़की के लिए करना बहुत मुश्किल है ये। फिर आप जो ये फुल प्लैंक आप कर लेंगे, बिगनर स्टार्टिंग में फुल प्लैंक भी कर सकते हैं। ये आपके कोर को एंगेज करेगा और जो उनसे आपका बैक का पोस्टर भी ठीक करेगा। ये आपका शॉर्ट प्लैंक है, ये मेन प्लैंक बेली को एंगेज करता है।
ये आप 20 सेकंड 30 सेकंड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आप 20 सेकंड कर सकते हैं और 3 टाइम्स। ठीक है, ठीक। उसके साथ आप फुल बॉडी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं जी। ठीक है, उसके अंदर आपकी बेली भी इंगेज है और आपकी क्वाड्स ग्लूट्स सब कुछ इंगेज। आपने डंबल पकड़ना है या विदाउट आप कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ये 1 2 3 डंबल का वेट क्या होना चाहिए? 5। डंबल आप घर में अब नहीं है ना तो 2 kg का भी यूज नहीं है तो आप बोतल पकड़ सकते हैं। अच्छा, ओके। बड़ी पानी की बोतल पकड़ हाँ कुछ लेडीज का ये भी इशू है कि घर में सब कुछ हो के भी कुछ नहीं करना और वो जिम आके थोड़ा उन्हें आज हमने कुलसुम कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करवानी है, कोई एक जरूर वो कर लें आज। ठीक है, और घर में वो कुछ नहीं कर सकते, जिम आके थोड़ा बहुत कार्डियो करके चिट चैट हो गई, गोसिप बस। कुलसुम ये तो आप सारी बातें बता रही हैं लेकिन जिम में क्या हो रहा है? ये आपने ये भी आप 20 सेकंड 20 रैप्स कर सकते हैं। ठीक, 3 सेट्स कर लें क्योंकि ये आपकी बेली, बैक, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग फुल बॉडी एक्सरसाइज है। फिर लेडीज़ का इशू है जी, हमारी साइड्स का इशू है। साइड्स का आपका ये आप कुछ तो है नहीं, अब अगर आप जिम में हैं तो मेडिसिन बॉल पकड़ लें, डंबल भी पकड़ सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आप कर सकते हैं। और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये साइड्स की। ठीक है, उसके अलावा फिर आप कह रहे हैं कि बेली की करनी है, बेली की आप फ्लटर किक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपने बाजुओं पे जोर नहीं देना। अच्छा। ये आपने हिप पे, ओके, हिप पे आपका प्रेशर होगा, हिप पे आपने सीट करना है, बाजू बिल्कुल रिलैक्स है, बाजू पे कोई नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी आप इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा जिनका पेल्विक का इशू है वो एक्सरसाइज उनके लिए ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज 1 2 3 4 बैक स्ट्रेट बटरफ्लाई एक्सरसाइज, ये पीसीओएस के लिए, पेल्विक इश्यूज के लिए बेहतरीन है ये आप 20 सेकंड 30 सेकंड इजीली घर बैठ के बेड पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। फिर जो उसके अलावा ग्लूट्स ब्रिज वो भी बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप इतनी रिसर्च करके लेडीज़ देख रही हैं यूट्यूब पे तो उनको चाहिए कीगल एक्सरसाइज जो उनकी लोअर पोर्शन के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं, जो डिलीवरी जिनकी होती है लेडीज़ की उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं। और इसके साथ अब तो ये लेडीज़ को ही डिसाइड करना है। और चेयर पोज आप करेंगे वो भी आपकी ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत अच्छा है, वो भी आप 20 सेकंड का होल्ड करके चेयर पोज करेंगे, अपनी बैक स्ट्रेट रखेंगे और ये और जब कुलसुम आप इसमें एक्सपर्ट हो जाए तो फिर आप वेट भी रख सकते हैं अपनी थाइस के ऊपर। वेट आप प्लेट्स रख सकते हैं और उसके साथ आप जिस तरह आप स्क्वाट्स कर रहे हैं आप कैटल बॉल पकड़ सकते हैं, जो चीज़ आपके लिए अवेलेबल हो। चले इस वीडियो को देखने के बाद तो मेरा ख्याल है आपने जितनी बता दी है ज्यादा, इनमें से कोई 2 भी अडॉप्ट कर ले तो हमारा मिशन जो है वो सक्सेसफुल है। और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि आप घर बैठे जो आपके इश्यूज हैं आप बेली फैट से रिलेटेड वो आप हल कर सकते हैं। और वही कुलसुम वाली बात है कि जिसने करना होता है ना अपने आप को मेंटेन, अपने आप को बेहतरीन रखना होता है तो वो घर में भी कर सकते हैं। तो यकीनन आप ये ट्राई करेंगे और यकीनन आपको एक अच्छा फीडबैक मिलेगा और जो भी आपके मसले हैं वो हल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच कुलसुम, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत सारी खवातीन को आपने मोटिवेट किया और इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज जो है उन्हें वो बताई भी। तो जनाब अब कोई बहाना आपके पास रह नहीं गया, बड़ी इजी एक्सरसाइजेज हैं, ऑफिस में है, घर में है, आप ये करें। इनमें से कुछ एक्सरसाइजेज जो भी आप समझते हैं कि आपको बॉडी पार्ट की ज़रूरत है कि आप उसको टोन करना चाहते हैं तो आप उसको बिल्कुल करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।